मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी जो राजनीतिक विज्ञान का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, उससे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण आपके सामने जो प्रश्न होने वाले सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। इस जो वीडियो में अपन पढ़ने वाले यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में, ग्रीक रोमन एंड मिडिवल पॉलिटिकल थॉट के बारे में आपके सामने ग्रीक रोमन और जो आपके मध्यकालीन जो राजनीतिक विचारक रहे विश्व के, उनके क्या विचार थे, कौन से प्रमुख राजनीतिक विचारक रहे, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी के वीडियो उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाए, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके बाकी के वीडियो देख लेना। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ भी फोर्थ भी वहीं पे करूंगा। मास्टर क्लास और वन शॉट क्लास सारी क्लासेज वहां पर देखने को मिलेंगे। साथ के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाले और शॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खरीद सकते हो आप। चलो तो अब शुरू करते हैं अपन। प्लूटो की आदर्श राज्य की अवधारणा के बारे में बताइए। तो जो प्लेटो है, प्लूटो बोल दिया, प्लेटो है, उसके द्वारा जो आदर्श राज्य है उसके बारे में उसने क्या बताया। और ये प्रश्न इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब हर बार कॉलेज एग्जाम में देखने को मिलता है आपके सामने अलग अलग विश्वविद्यालय में कि प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या है। तो अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। मतलब प्लेटो के द्वारा एक किताब का निर्माण किया गया। प्लेटो उस किताब का क्या नाम था, रिपब्लिक, जिसमें उसने क्या क्या एक आदर्श राज्य के बारे में बताया कि एक आदर्श राज्य होता है एक ऐसा राज्य जिसके अंदर हर व्यक्ति खुशी हो, राजा है वो अच्छे से अन्याय करे, आपके सामने धर्मपूर्ण चले, नैतिकतापूर्ण जीवन जिए, साथ के साथ प्रजा है वो राजा से सीखे। एक प्रकार से समझ में आ गया, हर व्यक्ति खुश हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले और सामाजिक न्याय मिले, अमीर व गरीब के बीच में कम से कम खाई देखने को मिले। तो इस प्रकार का जो राज्य है उसके बारे में किसने बताया, आपके सामने प्लेटो के द्वारा बताया गया। जिसमें उसने क्या बताया, जो न्याय पर आधारित एक राज्य था। जो अगर आदर्श राज्य की बात करें, प्लेटो के आदर्श राज्य की बात करें, वो किस चीज पर आधारित था, एक प्रकार के आदर्श राज्य किसकी बात करता था, एक न्यायपूर्ण एक राज्य की बात करता है। न्यायपूर्ण राज्य मतलब जहां पर अगर कोई व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको अगर उसी के साथ अगर अन्याय होता है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार के राज्य की बात करता था प्लेटो का जो सिद्धांत आदर्श राज्य का, उसके अनुसार वह राज्य आपके सामने मानव आत्मा और उसके तीन गुण, विवेक, साहस, भूख, इच्छा के तीन वर्गों को मिलाकर बनता है। मतलब अगर अपन विस्तार से अध्ययन करें प्लेटो के सिद्धांत की, जिसमें क्या बताया है, कोई भी राज्य वो तीन प्रमुख गुण से बनता है। मतलब किसी से कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति उसके बुद्धि से, विवेक से, समझ में आ गया, कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धि अगर शानदार होगी, तो अगर जहां की जो प्रजा दिखाई दे रही है, जिस देश की प्रजा है, अगर वो क्या होगी, आपके सामने बुद्धिमान होगी, अगर वो अपना तो क्या करेगी, अच्छे से राज्य चलेगा। क्यों, अच्छे से व्यापार करेंगे, अच्छे से कृषि करेंगे, न्यायपूर्ण जीवन जिएंगे, कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, तो क्या होगा, राज्य बहुत अच्छा चलेगा। अगला क्या है, साहस। साहस क्या होगी, जब कोई भी राज्य है उस पर विकट परिस्थितियां हैं, जब कोई भी राज्य भाई उस पर कोई दूसरा राज्य आक्रमण कर दे, तो उसको क्या करना है, उस समय जो प्रजा उसको साहसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्यों, उसी प्रजा से सैनिक निकलते हैं, उसी प्रजा से वहां की जो प्रजा वो राजा का साथ देना जरूरी है, साहसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी अकाल भी आता है, कभी आपके सामने बाढ़ भी दिखाई देती है, तो इस प्रकार की चीजों में भी प्रजा को साहसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला, भूख और इच्छा। प्रजा है उसके अंदर आपके सामने क्या होनी चाहिए, प्लेटो के अनुसार जो प्रजा है उसको क्या है, वो इच्छावान भी होनी चाहिए। भाई अगर कोई एक बात बताओ, कोई प्रजा जो आकी जिसको कार्य करना ही नहीं है, जो चाहती नहीं है कि मैं कार्य करूं, तो क्या उस राज्य का विकास होगा, नहीं होगा। तो राजा के जो प्रजा होती है उसके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए, राजा के अंदर भी इच्छा होनी चाहिए प्रजा की खुश रखने की, लेकिन प्रजा है उसके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि वो अच्छे से कार्य करें, कुशलता से कार्य करें, व्यापार को बढ़ावा दें, कृषि बढ़ाएं, ताकि क्या हो सके, वो राज्य वो अच्छे से चल सके। तो यही है, कोई भी प्रजा है उसके लिए क्या बताया, विवेकी होनी चाहिए, साहसी होनी चाहिए और भूख और इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए। समझ में आ गया, आपके तीन वर्गों से मिलते हैं। अब आपके सामने जो तीन मुख्य आपके सामने वर्ग बताए
ये तो प्रजा के बारे में था। अब तीन प्रमुख वर्ग होते हैं प्लेटो की किताब रिपब्लिक में आदर्श राज्य के बारे में। क्या थे? पहला उसने बताया कि कोई भी राजा है वो कैसा होना चाहिए? दार्शनिक राजा होना चाहिए। दार्शनिक राजा क्या होना चाहिए? विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला शासक, शासक जो ज्ञान और न्याय पर आधारित शासन करे। मतलब प्लेटो ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें क्या बताया कि राजा है वो विवेक पूर्ण होना चाहिए, प्रजा भी होना चाहिए, राजा भी कैसा होना चाहिए? विवेक का ध्यान में रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो विवेक से आपके सामने प्रयोग करे, सारी जनता को न्याय देने का कार्य करे। साथ के साथ राजा का देवीय सिद्धांत भी देखने को मिलता है प्लेटो का, जिसमें वो बताता है कि राजा है वो आपके सामने के देवता के समान होता है, देवता के बराबर होता है, देवता का ही एक प्रकार से अंग होता है, देवीय अंग माना जाता है। तो इसीलिए क्या है, राजा है उसको अपने जीवन, उसको नैतिकता से जीना चाहिए, राजा को धार्मिक जीवन जीना चाहिए, धर्मपूर्ण जीवन है वो जीना चाहिए। राजा को अपने हितों को त्याग कर अपनी जो प्रजा है उसके हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए, चाहे उसे खुद के सुख को त्याग करना पड़े लेकिन प्रजा के सुखों का उसको ध्यान रखना पड़ता है। साथ के साथ उसको अपनी बुद्धि, कुशलता और आपके सामने साहस का परिचय देते हुए क्या करना पड़ता है? आपके सामने जो शासन है, प्रशासन को कुशलता से चलाना होता है, और ज्ञान और न्याय है उसको क्या करना पड़ता है? उसको आपके सामने ज्ञान और न्याय के आधार पर ही क्या वो राज्य चल सकता है। वह एक बात बताओ, कोई राजा है, राजा ने नियम बनाया अगर कोई इंसान चोरी करेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर उसमें क्या उसके बेटे ने चोरी की और उसकी जगह कोई एक आम आदमी ने चोरी की, तो आम आदमी को मृत्युदंड मिल गया लेकिन उसके बेटे ने को नहीं मिला, तो इससे क्या होगा? उस राजा के खिलाफ क्या हो जाएगा? विरोध प्रदर्शन देखने को मिल जाएगा, या जनता वो से क्या हो जाएगी? कुपित हो जाएगी। तो यही बात है, इसी प्रकार के जो फैसले लेने होते हैं, काफी बार कठोर फैसले लेने होते हैं, तो इस प्रकार से राजा है वो उस समय ना अपने आप को देखेगा ना अपने सगे संबंधियों को, जो न्याय है न्याय के साथ जीवन को जिएगा। समझ में आ गया? तो पहला विवेक को प्रतिनिधित्व राजा भी करता है और प्रजा भी करती है। सैनिक व संरक्षक, साहस का प्रतिनिधित्व करने वाले जो राज्य की रक्षा करें। भाई कोई भी राज्य है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होते हैं? सैनिक होते हैं और संरक्षक होते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य को संरक्षित करने का काफी बार दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया है ना, कौन राजा आपके खिलाफ क्या किस प्रकार की भावना रखता है, वो आपके ऊपर आक्रमण करना चाहता है नहीं चाहता, कौन राजा आपके साथ संधि करना चाहता है। बड़ी सेना रखनी पड़ती थी राजाओं को ताकि क्या हो सके, दूसरे वाला राजा वो सोचे ना क्या किसके लिए, आक्रमण करने के लिए। तो कोई भी एक आदर्श राज्य के अंदर साहस का प्रतिनिधित्व कौन करते थे? आपके सामने वहां के सैनिक। जितने ज्यादा साहसी सैनिक होंगे, जितनी बड़ी संख्या में सैनिक होंगे, वो क्या होंगे? वो राज्य उतना ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा, उतना ही ज्यादा आदर्श रहेगा। क्यों? दूसरा राज्य का राजा उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, और जब दूसरा आक्रमण नहीं करेगा तो जब आक्रमण होता है, युद्ध होता है, तो उसमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान होता है, मानवीय दृष्टि से मतलब बहुत ज्यादा लोगों को मृत्यु भी होती है, और काफी बार लूटपाट भी देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों से वो राज्य बच जाता है और आदर्श राज्य का निर्माण हो जाता है। अगले वाले वर्ग की बात करें आपके सामने, अगले वाला वर्ग कौन सा? उत्पादक वर्ग। भूख है वह इच्छा का उत्पादन करने वाले जो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। प्लेटो ने क्या बताया आपके सामने? कोई भी जो प्रजा है, खास करके ये चीज प्रजा के लिए थी आपके सामने, प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाला जो आपके सामने वर्ग बताया वो कौन सा था? उत्पादक वर्ग था, जो क्या करेगा? अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसका विनिर्माण करने का कार्य करेगा। प्लेटो ने न्याय को राजा का सर्वोच्च माना गया। मतलब प्लेटो ने क्या बताया? न्याय है वो कोई भी राजा के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर राजा है वो सबको न्याय दिला सकता है, अगर राजा सबको न्याय देगा तो क्या होगी? प्रजा है वो उससे हमेशा क्या रहेगी? खुश रहेगी। जहां प्रत्येक वर्ग अपना निर्धारित कार्य करे और कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। प्लेटो ने यह बताया कोई एक आदर्श राज्य वो राज्य होता है जहां पर हर व्यक्ति अपने काम से काम में मतलब रखे। मतलब राजा है वो प्रजा की भलाई के बारे में सोचे, प्रजा कार्य में काम करे, लेकिन प्रजा है वो आपके सामने राजा के राजकार्य काम में हस्तक्षेप नहीं करे, कोई प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं देखे करे। सैनिक है, सैनिकों का काम है राजा की जो राज्य की रक्षा करना। अब सैनिक अगर प्रजा को परेशान करना शुरू कर देंगे तो क्या राज्य अच्छे से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो यही है, जो अलग अलग प्रकार के जो अंग हैं आपके सामने राज्य के, वो सब अंग अपना अपना कार्य करें और कोई भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। दार्शनिक राजा है उसका शासन कैसा होना चाहिए? कठोर व शिक्षा प्रणाली आधारित होना चाहिए। मतलब राजा को दार्शनिक होना बहुत जरूरी बताया गया प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने क्या बताया? कोई भी राजा है वो कैसा होना चाहिए? वो उसको धर्मपूर्ण उसको जीवन जीना चाहिए,
धर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म के हिसाब से उसको चलना चाहिए, उसका शासन कठोर होना चाहिए। मतलब उसको काफी बार क्या कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, न्याय देने के लिए उसको क्या काफी बार कठोर, उसको जो अपने सगे संबंधी हो गए, मंत्री परिषद हो गए, उसमें से भी उन लोगों को भी सजा देनी पड़ती है। शिक्षा प्रणाली आधारित होना चाहिए, मतलब राजा खुद भी शिक्षित होना चाहिए और उसकी मंत्री परिषद वो भी शिक्षित होनी चाहिए और कोशिश करे कि जनता वो भी शिक्षित रहे। पत्नी और संपत्ति का साम्यवाद भी का साम्यवाद शासन व सैनिक वर्ग के लिए, मतलब पत्नी और संपत्ति, राजाओं के बीच में मुख्य लड़ाई किस चीज के लिए देखने को मिलती थी, उनको जब वो उनकी जो मृत्यु हो जाती थी तो उसका जो राज कौन उसकी सत्ता संभालेगा, उसके लिए जो क्या देखने को मिलता था, बंटवारा बंटवारा या फिर आपके सामने युद्ध देखने को मिलते थे। उसका सॉल्यूशन क्या करे, राजा पहले ही करके चले जाए। इस प्रकार के राज्य की जो इस प्रकार का जो राज्य होता है जहाँ पे हर व्यक्ति सुखी हो, राज्य न्याय से चले, सब वर्ग अपना अपना काम करे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें, इस प्रकार का राज्य कैसा राज्य होता है, आदर्श राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक सद्गुणों के माध्यम से परम इच्छाएं को प्राप्त करना होता है। इस प्रकार का राज्य क्या करता है, आपके सामने व्यक्तिगत कार्य करता है और सामाजिक व सद्गुणों के माध्यम से क्या होता है, सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। इस प्रकार का राज्य समझ में आ गया आपके सामने। साथ के साथ ये शब्द है वो आपके सामने किसके लिए, राजा के लिए भी लग सकते हैं भाई, कोई वो अपने व्यक्तिगत व सामाजिक सद्गुण, राजा के अंदर इस प्रकार के गुण होने चाहिए जो क्या खुद के व्यक्तिगत रूप से अपने आप को ऐसे पेश करे कि वो एक आदर्श के रूप में खुद को पेश करे, ताकि और जनता भी क्या करे, उसको फॉलो कर सके। समझ में आ गया आपके सामने। यह था आपके सामने प्लेटो का जो आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है, अवधारणा है, उसके बारे में अपन ने विस्तृत से पढ़ा। आपको कैसा लगा ये प्रश्न या कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगले वाला प्रश्न आपके सामने अरस्तु के राज्य व नागरिकता संबंधित विचारों के आलोचनात्मक विश्लेषण करनी है। मतलब अरस्तु ने जो राज्य व नागरिकता के संबंध दिए उसके आपके आलोचनात्मक, पहले उसके बारे में अच्छाई भी बतानी है, कुछ उसमें जो जो कमियां उसके बारे में भी आपके बारे में बताना है। आलोचनात्मक विश्लेषण वही होता है जिसमें आपकी अच्छाइयां और कमियां दोनों एक साथ बतानी होती है। अरस्तु ने राज्य को किस प्रकार की संस्था माना, अरस्तु ने राज्य को एक प्रकार की प्राकृतिक संस्था माना जो मानव के सामाजिक, अरस्तु ने जो अपना जो राज्य है उसको किस प्रकार की संस्था माना है, एक प्रकार की प्राकृतिक संस्था माना है जो मानव के सामाजिक स्वभाव की परिणीत है। मतलब अरस्तु ने माना कि राज्य होता है वो एक प्रकार की प्राकृतिक संस्था है जो मानव के द्वारा ही निर्मित होती है, मानव ही इसको निर्मित करता है। भाई आप एक बात बताओ, कोई भी जो राज्य होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है, मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है, मानव के द्वारा निर्मित होता है। चाहे उसमें राजा से लेकर प्रजा तक सभी लोग क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं, और वो अपने सामाजिक स्वभाव के द्वारा, मतलब जिस प्रकार के वो जो समाज है उसमें जितने ज्यादा लोग न्यायपूर्ण रहेंगे, व्यवस्थित तरीके से रहेंगे, अच्छे से अपने समाज को चलाएंगे, उसी तरीके से वो राज्य उतना ही बढ़िया चलेगा। इसीलिए अरस्तु ने क्या बताया, राज्य को एक प्राकृतिक संस्था का स्वरूप बताया। उनके अनुसार, जो आपके सामने अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और ग्राम का विस्तार है। उन्होंने क्या बताया, कोई भी राज्य होता है वो परिवार व ग्राम का विस्तार उसमें देखने को मिलता है। मतलब राज्य होता है वो एक छोटे से परिवार से जन्म लेता है। जैसे आपका परिवार है, आप उसमें 4 जने, उससे आपका परिवार बना, आप खुद हो, आपके माता पिता, आपके भाई बहन मिलकर आपको एक परिवार का निर्माण होता है। ऐसे छोटे छोटे परिवार मिलकर क्या करते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया। कोई भी अलग अलग प्रकार के समाज का, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे जाति के आधार पे, चाहे लिंग के आधार पे, अलग अलग समाज का निर्माण होता है। उस समाज से किसका निर्माण होता है, गांव का निर्माण होता है। आपके अलग जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे देखो तो, या परिवार के समूह मिलाकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक गांव का निर्माण कर रहे हैं, और वही गांव किसका निर्माण कर रहा है, राज्य का निर्माण करता है। समझ में आ गया आपके सामने, जिसका उद्देश्य अच्छे जीवन की प्राप्ति है। और आपके सामने जो राज्य होता है, सभी लोग आपके सामने जो सामाजिक रूप से मिलजुल कर रहते हैं, सभी लोगों का लक्ष्य क्या है, अच्छा जीवन जीना। भाई आपका क्या उद्देश्य है, अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, आपसे पूछ रहे हो आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कहोगे कि मुझे जीवन में अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है और नौकरी लगनी है। अच्छे जीवन के लिए पढ़ाई कर रहे हो भाई आप भी। तो यही है, सभी लोगों का बस यही लक्ष्य रहता है कि उन्हें अच्छा जीवन मिले, सभी लोग खुशहाली के साथ रहे, सभी लोग अपना जो अच्छा रोजगार मिले, उनको पढ़ लिखकर अच्छा जीवन जिए। यही है एक सभी लोग अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए। वो पहले भी था, वो सिद्धांत आज भी है। उन्होंने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना, किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने क्या बताया, राज्य को सबसे बड़ी संस्था माना जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक होती है। उन्होंने क्या बताया, राज्य होता है उसकी जो सार्वजनिक जो सबसे ऊंची संस्था कौन सी आपके सामने,
राज्य है वो सबसे बड़ी संस्था है, और उसको क्या है, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति होता है उसको नैतिक विकास के लिए उसमें उसकी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि राज्य होगा। भाई एक बात बताओ, अपने नैतिक विकास में आवश्यकता क्यों राज्य की? क्यों? अगर आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, आपको डर है भाई पुलिस पकड़ कर ले जाएगी अगर मैं कोई गलत काम करूंगा, तो अगर इलीगल काम करूंगा, अन्यायपूर्ण काम करूंगा, है ना? आपको, आपके मौलिक अधिकार है, आपको अपना जीवन स्वतंत्र जीने का अधिकार है, लेकिन किसका अधिकार नहीं है? दूसरे की स्वतंत्रता भंग करने का अधिकार नहीं। क्यों? अगर आपने भंग की तो आप पर क्या हो जाएगा? कानून है उसका दंडित किया जाएगा। तो यही है राज्य। चाहे आज के समय लोकतंत्र सबसे बड़ी राज्य लोकतांत्रिक परंपरा में वो चीजें देखने को मिलती हैं। पहले वो राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन राज्य ही उस समय भी क्या हुआ करती थी? सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी, और कोई भी व्यक्ति उसके नैतिक जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती थी। इसलिए क्या इंसान है ना, खुद भी अच्छे से जीता और दूसरों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने राजशाही, अभिजात तंत्र व पॉलिटी संवैधानिक सरकारों को आदर्श राज्य का शुद्ध रूप बताया। उन्होंने क्या बताया? राजशाही, राजा के द्वारा जो राज्य किया जाता है उसको क्या बताया इन्होंने? सबसे अच्छा तंत्र बताया। अभिजात तंत्र व पॉलिटी मतलब संवैधानिक जो सरकार होती है उसको सबसे अच्छा रूप बताया। मतलब अगर कोई भी राज्य है उसमें अगर ये 3 प्रकार की सरकार पाई जाती है, राजशाही, अभिजात तंत्र व पॉलिटी, वो सबसे सही सरकार है, सबसे अच्छी सरकार है उनके अनुसार। लेकिन जबकि उनके विकृत रूप, मतलब जो इन्हीं के विकृत रूप है, जैसे तानाशाही, लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है? लोकतंत्र जब एक ही व्यक्ति का बार बार शासन हो जाता है तो वहां पर तानाशाही देखने को मिलती है। वो उसको आपके सामने बिल्कुल नहीं मानते थे अरस्तु। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र मतलब अमीर लोगों का उस राज्य पे क्या हो जाए? कब्जा हो जाए। कुल जो आपके सामने अमीर लोग हैं वो उसी राज्य को चलाने का कार्य करे, वो कुलीन तंत्र भी कोई भी राज्य के लिए क्या होता है? परेशानी का सबक बनता है। तथा लोकतंत्र, उस समय अरस्तु है और लोकतंत्र नहीं आया था तो वो अरस्तु लोकतंत्र को नहीं मानते थे। उनकी यही कमी है, वो लोकतंत्र को उन्होंने अशुद्ध रूप बताया। उन्होंने क्या बताया कि लोकतंत्र है वो कोई भी राज्य के लिए क्या है? आपके सामने अच्छा नहीं होता है, लोकतंत्र की सरकार अच्छी नहीं रहती है। अरस्तु ने पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक रूप माना जो धनी व निर्धनों के बीच में संतुलित स्थापित करते हैं। मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली अरस्तु के द्वारा समाजवाद की बात की गई। उन्होंने क्या कहा? समाज में अगर कोई ऐसी सरकार है जो अमीर व गरीब के बीच में संतुलन बनाकर रखती है, ना अमीर को ज्यादा अमीर होने देती है, ना गरीब को ज्यादा गरीब होने देती है, इस प्रकार की जो सरकार होती है वो सबसे ज्यादा सही सरकार होती है। समझ में आ गया आपको विस्तार से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, नागरिक संबंधी विचार। अरस्तु ने नागरिकों को विशेष अधिकार माना जो उन पुरुषों को प्राप्त था। मतलब अगले वाला उनका सिद्धांत क्या था? नागरिकता का सिद्धांत। मतलब अरस्तु ने क्या बताया? नागरिकता का अधिकार सिर्फ किनको मिला हुआ होता है? उनके अनुसार सिर्फ पुरुषों को वो अधिकार है, नागरिकता का अधिकार है वो मिलता था। क्यों? अरस्तु जिस समय आपके सामने, जिसमें अरस्तु ने अपनी किताब को लिखा है, अरस्तु ने जिसमें अपने दार्शनिक विचार रहे, उस समय पुरुषवादी समाज है वो मुख्यतः देखने को मिलता था। पुरुषों को ही सबसे ज्यादा अधिकार हुआ करते थे, महिलाएं लगभग घर तक ही सीमित हुआ करती थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या बताया? भाई साहित्य कैसा निर्माण, जो समाज में आप देखते हो वैसा ही साहित्य का निर्माण होता है। समझ में आ गया? वो उन पुरुषों को प्राप्त था, किन किन? सिर्फ पुरुषों को भी, सबको नहीं प्राप्त हुआ करता था उनके समय नागरिकता। किसको? विधि निर्माण, जो सरकार में है, सरकार के लिए कानून का निर्माण करते हैं तथा न्याय प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब जो न्याय व्यवस्था है उसको लागू करने में सक्रिय रूप से जिनका योगदान होता है, उन्हीं सब लोगों को क्या है? अरस्तु के अनुसार विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। उनके अनुसार दास, श्रमिक, विदेश व महिलाओं को नागरिकता के वंचित थे। यही कारण है, इसीलिए आपके सामने अरस्तु की आलोचना की जाती है। क्यों? एक तरफ उन्होंने अपने जो सरकार के जो के अंदर लोकतंत्र को भी क्या बताया? सही नहीं बताया। दूसरा, उन्होंने महिलाएं, दास, श्रमिक व विदेशी लोग हैं उनको नागरिकता नहीं देने की बात की। मतलब उनके द्वारा आपके सामने सीमित लोगों को ही कोई भी राज्य उसमें नागरिकता देने की बात की गई थी। क्यों क्यों नहीं देनी चाहिए उनके नागरिकता अरस्तु के अनुसार? क्योंकि उन्हें अच्छे जीवन के लिए आवश्यक फुर्सत के अभाव, मतलब इन सब लोगों को अच्छा जीवन जीने का समय नहीं है। बस श्रमिक लोगों को, विदेशी को, महिलाओं को अपने जीवन में सारा जीवन वो काम करने में बिता देते हैं, उनको अच्छा जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, ना उनके पास समय है, तो उनको नागरिकता की जरूरत पड़ती ही नहीं। यह विचार आज के सार्वभौमिक सिद्धांत से पूरी तरीके से भिन्न है। आज के समय नागरिकता का कैसा सिद्धांत दिखाई दे पड़ता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। मतलब हर व्यक्ति को नागरिकता मिली होनी चाहिए, उस सिद्धांत से पूरी तरीके से सिद्धांत क्या है? अलग दिखाई पड़ता है।
और इसकी इसी आधार पे आलोचना भी की जाती है, क्योंकि यह एक समाज के एक बड़े वर्ग को क्या करता है, आपके सामने राजनीतिक भागीदारी से दूर रखने का कार्य करता है। तो अरस्तु के द्वारा आपके सामने जो सिद्धांत दिया गया उसकी अच्छाइयां तो थी, उन्होंने जो बताया समाज में अपने वक्त के हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की। राज्य के संबंध में उन्होंने यही बताया कि भाई कोई भी राजतंत्र होता है वो आपके सामने सबसे छोटी इकाई जिससे जो परिवार से बनता है और राज्य का निर्माण होता है। उन्होंने राज्य के अलग अलग रूप, राजशाही, उनके समय राजशाही चला करती थी, अभिजात तंत्र, वो पॉलिटी को सबसे अच्छा बताया। और पॉलिटी को अच्छा बताने के पीछे उन्होंने तर्क दिया कि वो क्या करती है, अमीर व गरीब के बीच में क्या करती है, बहुत बड़ा अंतर दिखाई, कम करती है, अंतर को कम करती है, मतलब समाज में सभी लोगों को बराबरी का हक रहता है। उनका एक खास बात यही है कि उन्होंने ये भी कहा कि कुलीन वर्ग है उसको समाज में नहीं आना चाहिए, जो सरकार में नहीं आना चाहिए। कुलीन तंत्र बिल्कुल विफल तंत्र माना उनके द्वारा, इसकी वो भी प्रशंसनीय बात थी उनकी। लेकिन उन्होंने लोकतंत्र, जो आज के समय सबसे प्रचलित सरकार चलाने का तरीका है, उसको उन्होंने क्या माना, विकृत, मतलब अशुद्ध रूप माना, मतलब वो अच्छा नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि उस समय राजशाही मुख्यतः देखने को मिलती थी, इसलिए वो लोकतंत्र को स्वीकार नहीं कर पाते थे। लोकतंत्र को, उनके प्रति उनके इतने अच्छे विचार नहीं थे, उसमें लोकतंत्र की इतनी बड़ी सरकार नहीं हुआ करती थी। समझ में आ गया? तो ये थे उसके अच्छाइयां, ये थी उनकी आलोचना। अगले वाला पॉइंट की बात करें नागरिकता संबंधित विचारों की, तो अरस्तु ने माना कि पुरुषों को, जो आपके सामने सरकार में है पुरुष भी वही, उन्हीं को कोई भी राज्य की नागरिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अच्छा जीवन जी सकते हैं, उनके पास अच्छा जीवन जीने का समय है, उतनी उनके पास धन दौलत है, उनके पास वस्तु है, सब कुछ है, वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। महिलाएं, दास, श्रमिक और विदेशी व्यक्ति होते हैं, ना उनके पास उतना पैसा है ना वक्त है, वो इतना अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं, तो उनको नागरिकता देने का कोई मतलब नहीं है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन आपके समय, आज के समय देखें तो ये सिद्धांत है बिल्कुल तरीके से विफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज के समय पूरी दुनिया में सिद्धांत चलता है सार्वभौमिक नागरिकता का, कि समाज में हर व्यक्ति को नागरिकता मिले ताकि वो क्या कर सके, वोट डाल सके, राजनीतिक भागीदारी दिखा सके, सामाजिक न्याय में अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं, और सामाजिक जो फैसले होते हैं उसमें उसको क्या मिल सके, उसको बराबरी का हक मिल सके। तो ये था आपके सामने जो अरस्तु का राज्य से संबंधित विचार। कैसे लगे आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक से संबंधित आपके सामने जो पेपर होगा आपका राजनीतिक विज्ञान का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको करवाने वाला हूँ। इसमें अपन पढ़ेंगे, आज आपके सामने पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 2, जिसमें अपन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब जो आधुनिक आपके सामने राजनीतिक विचार रहे विश्व के, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। खास बात यह है कि अपन यूनिट फर्स्ट पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर यूनिट फर्स्ट पहले जरूर से पढ़ लेना। बाकी वीडियोस भी वहां पर देखने को मिल जाएंगे अन्य यूनिट के साथ। के साथ ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट करना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पे आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है और साथ के साथ शॉप वाला ऑप्शन है, इस पे जाके आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, काफी ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, मैकियावेली के यथार्थवादी राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब मैकियावेली के जो यथार्थवादी राजनीतिक विचार रहे उसके बारे में आप, उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मैकियावेली है वो आपके सामने आधुनिक राजनीतिक यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। मतलब आज के समय जो हम राजनीति का वास्तविक स्वरूप देखते हैं, उस वास्तविक स्वरूप के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया था आपके सामने? मैकियावेली के द्वारा बताया गया था। मैकियावेली वो पहले राजनीतिक विचारक रहे जिन्होंने सबसे पहले आपके सामने आधुनिक राजनीति है उसके जो विचार है वो रखे थे। उन्होंने जो अपने विचार आपके सामने द प्रिंस नामक जो किताब है उसके अंदर उन्होंने अपने जो विचार हैं वो रखे थे। कौन सी किताब थी उनकी? द प्रिंस। अच्छे से नाम याद कर लेना, द प्रिंस नामक किताब का। आप अगर आप लिख कर आते हो तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। यही छोटी छोटी चीजें आपके सामने जो आपको अच्छे अंक दिलाने में मददगार सिद्ध होती है। तो उन्होंने अपनी जो किताब है द प्रिंस के अंदर इन्होंने इसकी बात की थी। उन्होंने शक्ति और सत्ता पर आधारित राजनीति का विश्लेषण किया था। उन्होंने किस चीज की बात की थी? उन्होंने शक्ति
और सत्ता है वो आपके सामने किस तरीके से काम करती है। भाई आज के समय अगर आप कोई भी एमएलए एमपी बनना चाहता है, वो क्यों बनना चाहता है? क्योंकि सत्ता उसके हाथों में आएगी, शक्ति उसके हाथों में आएगी। वो इतने ज्यादा जो लगभग उसके जो क्षेत्र है उसके अंदर सभी लोगों का क्या होगा आपके सामने, वो एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होगा। वो उनका करता धरता एक तरीके से पूरे के पूरे नीति निर्माण करने वाला वही व्यक्ति होता है। तो सबसे ज्यादा शक्ति उसी के हाथों में होती है। चाहे कोई सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर करना हो, चाहे सरकारी विभाग से कोई कार्य करवाना हो, चाहे कोई सरकारी परियोजना लागू करनी हो, सब किसके हाथों में होती है? राजनेताओं के हाथ में होती है। तो यही चीज उन्होंने बात बताई थी, यही चीज मैकियावेली के द्वारा बताई गई, किस तरीके से शक्ति और सत्ता है वो आपके सामने दोनों मिलकर क्या करते हैं आपके सामने। जो शक्ति व सत्ता है वही राजनीति का जो वास्तविक विश्लेषण करने का उन्होंने कार्य किया था। अगले वाला पॉइंट है मानव स्वभाव। उन्होंने मानव के स्वाभाविक रूप से स्वार्थी, लालची और धूर्त माना। उन्होंने क्या बताया? मानव होता ना इंसान, उसका जो वास्तविक स्वरूप बताया। इससे पहले आपके सामने प्लेटो और जो अरस्तु है उन्होंने भी आपके सामने बात की थी राजनेता की, लेकिन वो किस प्रकार के आपके सामने राजनीति की बात करते थे? वो बात करते थे राजा है वो कैसा होना चाहिए? नैतिकवान होना चाहिए, धर्म के हिसाब से चलने होना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने जब अपने विचार रखे तब वर्तमान समय में राजशाही है वो चरम सीमा पर आ चुकी थी। लोकतंत्र जो आपके सामने, तो उससे पता चला कि राजा वो क्या करते हैं, अपना सत्ता हथियाने के लिए अपने परिवार के लोगों को मार रहे हैं। समझ में आया आपके सामने? अपनी जो सत्ता पाने के लिए कूटनीति का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? अपनी गद्दी को बनाए रखने के लिए क्या कर देते हैं? अपने सगे संबंधियों के खिलाफ हो जाते हैं। तो उन्होंने जो वास्तविकता है जो राजनीति की वो पूरी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने क्या कहा कि इंसान है मानव, उसका वास्तविक स्वभाव कैसा होता है? वो स्वार्थी होता है, वो लालची होता है और धूर्त होता है, मतलब मूर्ख होता है एक तरीके से, जो भय से अधिक नियंत्रित होता है। मतलब उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मनुष्य है वो आपके सामने स्वार्थी और लालची होता है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम निकालने से मतलब रखता है, जो भय से अधिक नियंत्रित होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हो तो भय से आप बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हो। उनके द्वारा क्या बताया गया? साध्य ही साधन का औचित्य है। मतलब मैकियावेली के अनुसार, मैकियावेली ने बताया आपके सामने कि राज्य को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए शासक को नैतिक व नैतिकता का कोई भी साधन अपनाने से नहीं हिचकना चाहिए। प्लेटो और अरिस्टो ने साफ साफ यही बात कही थी कि राजा है उसको अपने राज्य बनाने के लिए नैतिकता का प्रयोग करना चाहिए, धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। प्लेटो ने तो आपने ये तक कह दिया था कि राजा क्या होता है? देवता का ही एक रूप होता है, उसको देवता जैसा रहना चाहिए, धार्मिक रहना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने एकदम उलट विचार रखे। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई राजा है उसको अपनी नीति को, अपना राज्य को सही बनाए रखने के लिए नैतिक कर्मों के साथ साथ अनैतिक कर्म भी काफी बार करने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका पड़ोस का राजा है, अगर वो आप पे आक्रमण करेगा तो इससे पहले आप क्या कर सकते हो? उस पर आक्रमण कर दो, या उसको कूटनीतिक तरीके से गद्दी से हटा दो, या कुछ ऐसा कार्य कर दो कि वो आपको क्या करे? आप पर आक्रमण ही ना कर पाए, उसका सेनापति को अपने में मिला लो। है कूटनीतिक तरीके से गलत काम, लेकिन इससे क्या होगा? आपकी सत्ता बनी रहेगी, आपकी प्रजा वो खुशी रहेगी, आपकी प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं देखना पड़ेगा। तो यही सब बातें उन्होंने बताई। मैकियावेली ने यही कहा कि राज्य को सुरक्षित व शक्ति अपने शक्तिशाली बनाए रखने के लिए नैतिक व अनैतिक कोई भी तरीका अपनाना पड़े उसे हिचकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने राज्य को स्थापित करने के लिए दोनों कोई भी तरीका वो लागू कर सकता है। शक्ति पर जोर, मैकियावेली ने किस चीज पर ज्यादा जोर दिया? जो आज के राजनेता है वो क्या करना चाहते हैं? सभी राजनेता उच्च से ऊंचा पद पाना चाहते हैं। कोई मंत्री हो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री आपके सामने गृह मंत्री बनना चाहता है, गृह मंत्री आपके सामने प्रधानमंत्री बनना चाहता है ये ख्वाहिश सभी व्यक्तियों की। क्यों है? क्योंकि सभी व्यक्ति सत्ता और शक्ति अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सबको पता है अगर हमारे पास शक्ति हाथों में रहेगी तो हम क्या है, हमारी सभी लोग कदर करेंगे, हमें ही सब कुछ लोग मानेंगे। यही बात कही उन्होंने। शक्ति को राजनीति का केंद्रीय तत्व माना। उन्होंने क्या कहा? राजनीति में किसी चीज का महत्व हो या ना हो, लेकिन शक्ति का जरूर महत्व है। उन्होंने यही कहा, शक्ति है तो राजनीति है। एक शासक को शेर की तरह बहादुर होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? कोई भी शासक होता है ना, कोई भी राजा होता है, उसको एकदम शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। मतलब कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे प्रजा पर आपके सामने विकट परिस्थिति आए, चाहे अकाल आ गया, बाढ़ आ गया और कोई परिस्थिति देखने को मिल गई, या बाहरी आक्रमण देखने को मिले,
दूसरा राजा आप पे अटैक कर रहा है, कूटनीति का प्रयोग कर रहा है, या आपके आंतरिक रूप से आपको कमजोर किया जा रहा है, आपका कोई सगा संबंधी है जो आपके खिलाफ कूटनीति कर रहा है, आपको बहादुर रहना है, विकट विकट परिस्थितियों में आपको अपना खुद का साथ और अपनी साहस का परिचय देना है आपको। साथ के साथ आपको लोमड़ी की तरह चालाक होना पड़ेगा। मतलब उन्होंने उदाहरण देके बताया जिस तरीके से लोमड़ी चंट और चटक होती है, चालाक होती है, उसी तरीके से आपको भी रहना होगा। अगर आप नहीं रहोगे तो कोई और आपके सत्ता उसको हथिया लेगा। अगले वाला पॉइंट है उनके द्वारा क्या कहा गया, धर्म का उपयोग। धर्म को शासक द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो आपके सामने जो है, मैकियावेली ने क्या कहा, धर्म होता है उसको कोई शासक है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक उपकरण की तरह उपयोग किया जाना चाहिए। जिस तरीके से मतलब धर्म है, आज के राजनेता क्या करते हैं, धर्म को अपनी सत्ता में आने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब धर्म के नारे लगवाएंगे, जनता को धर्म के नाम पे प्रलोभित किया जाता है, भय दिखाया जाता है, जनता को धर्म के नाम पर क्या किया जाता है, अपनी सत्ता हासिल करने का पूरा प्रयास किया जाता है। चाहे उसमें वो दूसरी धर्म के लोगों को नीचा दिखाकर उन्हें सब करना पड़े, चाहे उन्हें कोई भी तरीके आपको भय दिखाकर कि आपका धर्म खतरे में है। यही बात मैकियावेली ने भी कही थी। उन्होंने क्या कहा, शासक है उसको ज्यादा धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है, धर्म उसका साध्य है। साध्य मतलब उसको सत्ता हासिल करने का तरीका है, और कैसे भी आप उस धर्म को, आपको इमोशनल नहीं होना है एकदम, आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस चीज का उपयोग करना है। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य और चरितार्थ होती हुई भी दिखाई पड़ती है। आधुनिक जो राजनेता है वो जनता में भय दिखाते हैं कि आपको उस धर्म से खतरा है, आपको इस चीज से खतरा है, आपको इस चीज से खतरा है। सच्चाई यही है कि आपको किसी चीज से खतरा नहीं है, उन लोगों को अपनी सत्ता गंवाने का खतरा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का भय दिखाकर अपना क्या करते हैं, सत्ता को हासिल करते हैं। तो आप पढ़े लिखे लोग हो, आप मैकियावेली को पढ़ रहे हो, तो इन सब चीजों को समझना आपको कि धर्म क्या है, राजनेताओं के लिए एक साध्य होता है, बल्कि एक उपकरण की तरह उपयोग करना चाहिए, ना कि उसे क्या है, स्वयं शासन करना चाहिए, ना उस पर स्वयं शासन किया। मतलब आपको पूर्ण रूप से धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको धर्म मानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको तो धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, आपको तो धर्म को एक साध्य के रूप में उपयोग करना है। अगले वाला पॉइंट है नैतिकता से अलगाव। उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग किया, जिससे यह एक स्वायत्त अनुशासन मिल गया। मतलब उन्होंने क्या कहा, राजनीतिक जो राजनीति होती है उसमें क्या होता है, नैतिकता मतलब सही रास्ते पे चलना, एकदम कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई अनैतिक काम नहीं करोगे तो आपका शासन थोड़े दिन ही चलेगा। तो उन्होंने क्या कहा, कोई भी राजा है उसको नैतिकता से और धर्म है दोनों चीजों से दूरियां बनाकर रखना चाहिए। जो राजा है ज्यादा धार्मिक व नैतिक रहेगा वो उसका शासन कभी नहीं चल पाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी है, औरंगजेब का उदाहरण ले लो, है ना। औरंगजेब कैसा था, एकदम कट्टर मुस्लिम व्यक्ति था, वो पूरी तरीके से एकदम क्या करता था, मतलब मानता था। तो इससे क्या, उसका शासन काल है जो अकबर के द्वारा जो क्या था, ज्यादा थोड़ा सेकुलर व्यक्ति था, उसने अपने शासन काल को कितना विस्तारित किया, लेकिन औरंगजेब वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि धर्म को उसने क्या कर लिया, धर्म को उसने पूरी तरीके से पकड़ के रखा। तो जो राजा है धर्म को स्वायत्ता देगा, मतलब स्वतंत्रता देगा आपके सामने, वही आपके सामने उसी राजा का शासन है वो अच्छा चलेगा। मैकियावेली ने एक शासक को यथार्थवादी और व्यवहारिक होने की सलाह दी। मैकियावेली ने क्या कहा, मैकियावेली ने साफ साफ यही कहा कि एक शासक है, एक राजा को कैसा होना चाहिए, वास्तविकताओं का ज्ञाता होना चाहिए। उसे आसपास के घटित हो रही घटनाओं का, उसको अपने जीवन में सही गलत चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, उसको जीवन की वास्तविकता का पता होना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ राजा को इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सके। मतलब जो अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर सके, जो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहे, वही राजा किसी राज्य को चलाने में सफल हो सकता है। समझ में आ गया? तो मैकियावेली के जो आपके सामने यथार्थवादी, मतलब दुनिया की जो वास्तविकता से संबंधित आपके जो सामने जो विचार थे, अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसे लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और उसकी आधुनिक प्रासंगिक बताइए। मतलब आपके सामने जो रूसो है उसके द्वारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत दिया गया उसके बारे में व्याख्या करनी है आपको, और उसकी आज के समय, वर्तमान समय में, वर्तमान दुनिया में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उसकी वास्तविकता है, क्या वो कितना सही है कितना गलत है, उसके बारे में अपन
पढ़ने वाले हैं जो आपके सामने रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत है उसके बारे में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, काफी बार आपके सामने अलग अलग विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी बच्चों से अनुरोध है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत की बात करें, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र और नेक था। मतलब उन्होंने क्या कहा, जो रूसो ने क्या कहा, जब मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया, जब मनुष्य की सबसे पहले उत्पत्ति हुई, आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमानी जो वे प्राणी कौन है, मनुष्य है। तो मनुष्य भी आम जानवर, क्योंकि आम जो वस्तु है या आम जो जीव जंतुओं की जैसा था। आज आपके सामने कभी हाथी को आपने कोई अपना घर बनाते हुए देखा है क्या? नहीं देखा होगा। शेर को परसों के लिए भोजन करते हुए देखा है कि परसों के लिए शिकार करूंगा? नहीं करता हो। चिड़िया को आपके सामने कभी देखा है कि वो आपके सामने पूरा एकदम परिवार रिश्ते नाते के लिए धन जोड़ रही है? कभी देखा उसको ऐसा कि भाई परसों के लिए अनाज इकट्ठा कर देती हूँ? नहीं करते। तो यही चीज आपके सामने रूसो ने भी कहा। रूसो ने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत, उसमें क्या कहा, मनुष्य की जो प्राकृतिक अवस्था, जिस अवस्था में उसने जन्म लिया, जिस अवस्था में वो जो उसकी आरंभिक अवस्था थी, जिस समय वो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, भोजन के लिए प्रयास करता था और आराम से जीवन जीता था, उस समय उसके विचार स्वतंत्र और नेक थे। कैसा था? उसके जीवन में कोई भी कुपित विचार नहीं थे, कोई गलत विचार नहीं थे, ना धन संग्रह का कोई विचार था, ना सत्ता और राजनीति का कोई उसके अंदर विचार था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन निजी संपत्ति और समाज के विकास ने उसे भ्रष्ट कर दिया। और क्या आपके सामने उसका ज्यादा से ज्यादा पैसों को कमाने का, अपने जो निजी संपत्ति उसको इकट्ठा करने का और जो समाज में विकास करने का जो सिद्धांत है, उसने उसको क्या कर दिया, एकदम भ्रष्ट बना दिया। समझ में आ गया? इस दुर्दशा से बचने के लिए भाई आपको पता आज के समय बड़े बड़े घरों में लड़ाई होती है, खूब पैसे वाले लोग घरों में आपने खूब लड़ाइयां सुनी, कोर्ट तक मामले जाते हुए सुने हुए। आप सुनते हो कि उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया, उसने अपनी माता को मारा, उसने पिताजी को मार दिया। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए, धन दौलत के लिए लड़ाइयां देखने को मिलती है। यही है, निजी संपत्ति और समाज के विकास ने क्या कर दिया, इस पूरी दुनिया को भ्रष्ट और आपके सामने क्या कर दिया, जो नैतिक रूप से खोखला कर दिया। इस दुर्दशा से बचने के लिए आपके सामने व्यक्तियों को एक सामाजिक अनुबंध दिया। उन्होंने क्या कहा, अगर हमारे समाज में एक सिद्धांत दिया उन्होंने, अगर हमारे समाज में नैतिकता को बचाए रखना है, इस भ्रष्ट जो राजनीति दिखाई पड़ती है, हमारे जो विचारों में अनैतिकता दिखाई पड़ती है, अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। इस अनुबंध के तहत उन्होंने बताया प्रत्येक व्यक्ति अपनी सारी स्वतंत्रता समुदाय को समर्पित कर दे। नाम क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल मतलब सामाजिक अनुबंध, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो अपनी जितनी उसके अंदर स्वतंत्रताएं हैं, जितनी जो विचार हैं, वो कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना क्या कर दे, सारी की सारी को समाज या समुदाय को सौंपने का काम करते हैं। अच्छा, कैसे सौंपेगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और बदले में सामान्य इच्छा जर्नल विल के अधीन होते हुए आपके सामने एक नागरिक के रूप में सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करे। साथ में क्या करेगा, इसके बदले में वो क्या कर सकता है, एक सामान्य इच्छा जर्नल विल के अधीन रहते हुए एक नागरिक के रूप में उसको क्या कर सकता है, सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। मतलब वो जो सभी लोगों की जो इच्छा है, उन्होंने क्या कहा, जैसे आपके सामने मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, आपके सामने काफी लोगों का विचार है कि हमारे गांव में क्या एक अच्छी सड़क बननी चाहिए। समझ में आएगा? और इसको लेकर अपन क्या करेंगे, आपके सामने मंत्री जी के पास जाएंगे, मंत्री आपके सामने उसके पास जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण है ना, सड़क टूटी हुई है, तो उसमें से 20 लोग है, उसमें से क्या 5 लोग कहेंगे अरे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, और 15 लोग क्या कह रहे हैं आपके सामने कि हमें जाना चाहिए, क्या पता इस चीज का समाधान निकल सके। ऐसा होता ना आपके सामने। तो यही आपके सामने जो विचारधारा, आपके सामने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत कहता है कि इन 5 लोगों को भी इन 15 लोगों की बात मान लेनी चाहिए, इनको भी अपने जो विचार है वो इन 15 लोगों के साथ कर लेने चाहिए। अपने विचार जो बहुसंख्यक के जो लोग कहें वही काम कर दो आपके साथ। एक नागरिक के रूप में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता और सामान्य इच्छा हमेशा सामूहिक हित के प्रतिनिधित्व करती है। मतलब पूरे समाज के लोग जो विचार करें, पूरे समाज के लोग, जितने ज्यादा लोग आपके सामने आपके विचारों से सहमत हो, उसी इच्छा को मान लो, उसी बात को मान लो, वही उसी से क्या हो सकता है, ये समाज है वो नैतिकतापूर्ण रहेगा और समाज है वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार से बचेगा। इन सब चीजों की जो आधुनिक प्रासंगिकता, मतलब आज के समय इन सब चीजों का क्या महत्व है,
पहला है लोकतांत्रिक संप्रभुता। रूसो का जो सिद्धांत है उसने लोकतांत्रिक संप्रभु, जनता की सर्वोच्चता और लोकप्रिय शासन को आधार माना। मतलब रूसो का जो सिद्धांत आपको देखने को मिलता है, इसने क्या किया आपके सामने, लोकतांत्रिक संप्रभुता मतलब जनता की सर्वोच्चता के बारे में बात की। मतलब जनता का जो फैसला है वो सब में लागू होगा। लोकतंत्र में भी यही कहता है कि बहुसंख्यक के लोग जो बात कह दे उसी को मान लो। यही चीज आपके सामने इनके सिद्धांत में देखने को मिलती है। ये भी यही कहते हैं कि जो सारी जनता बात करे उसी को मान लेना चाहिए। और उनका सिद्धांत है वो लोकप्रिय शासन की बात करता है। मतलब भाई कोई लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, जिस पार्टी की जितनी ज्यादा सीटें आ जाती है वही आपके साथ शासन में आ जाता ना। तो यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी सिद्धांत है। जो लोग जितना ज्यादा आपके सामने सत्ता में हो, जो जितनी ज्यादा संख्या में हो, उसी को क्या बना दो, लोकप्रिय शासन बना दो, उसी को सत्ता में लेकर आ जाओ। इनका सिद्धांत क्या किसकी बात करता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। उनके विचार प्रत्यक्ष लोकतंत्र और नागरिक भागीदारी की महत्व पे जोर देते हैं। ये कुछ पहले उन विचारकों में से थे जिन्होंने लोकतंत्र की बात कही। उन्होंने क्या कहा, अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र है, मतलब इनडायरेक्टली लोकतंत्र लागू करने की बात की। भाई लोकतंत्र कैसे होगा, 5 लोगों ने भी अपने विचार रखे और 15 लोगों ने भी अपने विचार सबने रखे। हो सकता है 5 लोगों के विचार असहमति हो, 15 लोगों के विचार से असहमति रख सकते हैं आपके सामने, लेकिन वो क्या करें, उन्होंने भी अपनी बात रखी, उनकी भी भागीदारी थी ना आपके सामने। तो यही बात इन्होंने कही, इनके द्वारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कही गई और हर व्यक्ति है, हर नागरिक की भागीदारी इनके विचार में देखने को मिलती है। तब तक आपके सामने जो ये लोकतंत्र जैसी चीजें वो देखने को नहीं मिली थी जब इन्होंने सिद्धांत दिया था। अगले वाला पॉइंट है सामूहिक हित। सामान्य इच्छा की अवधारणा व्यक्तिगत हितों से ऊपर सामुदायिक हितों को प्राथमिकता देती है। मतलब आपके सामने अगर अपन विस्तार से पढ़ें, जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है ये किस चीज पर काम करता है, कोई भी व्यक्ति है उसको अपने खुद के जो अधिकार है, जो हम बोलते हैं ना अपने मौलिक अधिकार, तो इन्होंने यही कहा कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, अपने सामुदायिक हित, मतलब सारी जनता की जो बात है उसको मानना चाहिए, उसको इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। जो कल्याणकारी राज्य और सामूहिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रासंगिक है, और इस किसकी बात करते हैं, यही बात हमारे राज्य का जो नीति निर्देश तंत्र उसमें कही गई है कि किस तरीके से आप एक कल्याणकारी समाज का निर्माण करते हैं। तो यही बात है, इस प्रकार अगर सभी लोग अपने समाज के बारे में, सभी लोगों की भावनाओं के बारे में समझने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कल्याणकारी राज्य उसका निर्माण हो जाएगा। साथ के साथ सभी लोगों के अधिकारों का जो सिद्धांत है वो भी इस चीज से क्या होता है, एकदम वास्तविक लगता है और सार्थक लगता है और प्रासंगिक लगता है। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रवाद। यह राष्ट्रवाद की सामूहिक पहचान को बढ़ावा देता है। मतलब इनके द्वारा जो विचार रखे गए ये हमारे किस बात को बढ़ावा देते हैं, राष्ट्रवाद की, और सभी लोगों को एकजुट रहने की जो भावना है उसको बढ़ावा देने का बात करते हैं। हालांकि सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है उसमें अस्पष्टता और अल्पसंख्यकों अधिकारों के प्रति संभावित उदासीनता है। अगर इस विचार की आलोचना की बात करें, सबसे बड़ी आलोचना यही है कि सिद्धांत किसकी बात करता है आपके सामने, सबसे पहले तो जो लोगों की इच्छा है ना, सामान्य इच्छा, वो मतलब समुदाय की इच्छा किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने विस्तार से नहीं बताया। समझ में आ गया। तो जो सामान्य इच्छा का विचार, इसमें इन्होंने टिप्पणी कर दी कि भाई जो बहुसंख्यक में लोग कहे वही करो, लेकिन हो सकता है बहुसंख्यक लोग गलत भी बात कह दें, हो सकता है ना भाई बहुसंख्यक। अब एक बात बताओ, 50 लोग मिलकर किसी 10 लोगों की बातों को क्या कर रहे हैं, एकदम नकार दे रहे हैं, वो 10 लोग हो सकता है एकदम सही बात कह रहे हो, तो उनके तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा उनकी बात को उनके सिद्धांत के अनुसार। तो यही है, सामान्य इच्छा सही गलत किस प्रकार से होगी उसके बारे में इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। साथ के साथ अल्पसंख्यक अधिकार, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है वो उसका विचार हो सकता है, उसका विचार, वो 5 लोग थे, हो सकता है उनका विचार है वो कम लोगों के बीच में पॉपुलर है, कम लोग उसको अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन उसका भी तो कुछ ना कुछ महत्व है। हो सकता है वो आपके सामने कहें कि जो आपके सामने जो ये सड़क फूटी हुई है इसमें जो आपके सामने जो ठेकेदार है उसको बुलाओ आप और उससे भी ठीक करवा सकते हो सकता है ये विचार भी देखने को मिले आपके सामने। तो अल्पसंख्यकों को विचारों को पूर्ण रूप से दरकिनार करने की बात करता है, और ये सबसे ज्यादा क्या उसकी कमजोरी है इस सिद्धांत की। फिर भी आपके सामने जो रूसो का जो विचार है ये आधुनिक, जो आज के समय का जो लोकतंत्र है उसकी इसने क्या की थी, उसमें से उसकी इसने नींव रखने का कार्य किया था। तो ये था आपके सामने जो
रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। कैसे लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजनीतिक विज्ञान का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, उससे संबंधित मैं आपके सामने कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूँ। उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं अपन यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनका वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। आपको पीडीएफ है फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ फ्लिपकार्ट और मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो आप सबसे डिस्काउंट में, तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप खरीद सकते हो। तो अब अपन पढ़ेंगे अपन आपके सामने यूनिट नंबर 3 के बारे में, यूटिलिटरिज्म और मार्क्सिज्म के बारे में। क्या होता है आपके सामने, मार्क्सिज्म के क्या सिद्धांत हैं, मार्क्स के क्या सिद्धांत हैं, और आपके सामने जो उपयोगितावाद का क्या सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने वीडियो होने वाला है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो पहला प्रश्न है इसमें, जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत का समालोचनात्मक अध्ययन करना आपको। मतलब जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत बताया, उसके क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, उसका आपका समालोचना, मतलब समालोचनात्मक अध्ययन होता है। देखो, प्रश्न पूछने का अलग अलग तरीके होते हैं, उनको अभी आपको समझना जरूरी होता है कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। यहाँ पे पूछा समालोचनात्मक अध्ययन, मतलब आपको उसकी अच्छाई भी बतानी है और उसमें कमियां दोनों गिनानी है, उसी को समालोचनात्मक अध्ययन भी बोला जाता है। एक होता है विस्तृत अध्ययन करना, विस्तृत अध्ययन मतलब उसकी सारी अच्छाइयों के बारे में बताना है, उसमें क्या क्या अच्छी चीजें। समालोचनात्मक अध्ययन मतलब दोनों की बतानी, अच्छाइयां और बुराइयां दोनों चीजों के बारे में बात करनी। तो क्या था जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ते हैं। जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद को एक नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया। मतलब जेरेमी बेंथम ने क्या बताया कि उपयोगितावाद है वो एक नैतिक व राजनीतिक सिद्धांत है, मतलब जिसमें राजनीति की भी बात होती है, हमारे समाज के अंदर जो राजनीति के अंदर नैतिकता की, एक व्यक्ति है उसको, एक नेता होता है उसको किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में भी बात की गई है। उनका केंद्रीय विचार है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, आपके सामने सुख की अनुमति हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख है वो प्राप्त हो सके। किसके माध्यम से, कोई भी सरकार के द्वारा कोई नीति बनाई जाए, सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जाए, सरकार के द्वारा अगर कोई कानून का निर्माण किया जाए, तो उस कानून बनाने की जो प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो सके, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के नाम से जाना जाता है। और यही बात किसमें कही गई है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया तब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, सॉरी तंत्र नहीं तत्व है, उसके अंदर आपके सामने इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। जेरेमी बेंथम ने कहा, कोई भी कार्य, नीति या कानून तभी नैतिक रूप से सही है जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख उत्पन्न कर सके। देखो, संसार का एक नियम है कि आप कोई भी नीति का निर्माण कर लो, चाहे कोई कानून का निर्माण कर लो या फिर कोई भी कार्य कर लो, चाहे कितना भी सही हो, अगर वो 100% आपने जीवन में अपना लगाया और सही किया है, तभी भी आप सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हो, कोई भी नीति का निर्माण करो, कोई भी कार्य का निर्माण करो, तो उससे से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। समझ में आ गया आपके सामने, सभी लोगों को आप जीवन में खुशी नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वजह से, उस नीति व कानून की वजह से लोगों को सुख पहुंचे, या फिर उनको जो जरूरत थी उस चीज की वो आपको सामने मिल सके, ये हम जरूर ट्राई कर सकते हैं, ये हम जरूर प्रयास कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख मिल सके। और यही बात आपके सामने जेरेमी बेंथम के द्वारा भी कही गई। उन्होंने सुख को मात्रात्मक माना। अच्छा, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुख को भी नाप तोल दिया कि भाई सुख की मात्रात्मक क्या होता है, कोई भी चीज को मात्रा में नापते हो। जैसे आपने कहा कि चीनी 10 किलो है, पानी आपके सामने 5 लीटर, ऐसे इन्होंने, क्या भावनाओं को कभी नापा जा सकता है? क्या आपको कभी पता चला कि भाई मेरे को तो आज भाई 5 किलो गुस्सा आया था? ऐसे आपने कभी सोचा कि मेरे को आज इतना गुस्सा आया था? आप इतने बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा आया था, कम आया, थोड़ा, इतने बोल सकते हो, लेकिन क्या कभी नाप सकते हो? नहीं नाप सकते हो। लेकिन जेरेमी बेंथम ने क्या किया, उस सुख को भी मात्राओं में नापने का प्रयास किया। उन्होंने एक क्या, किसका निर्माण किया, फ्लेस्पिक कैलकुलस, एक सुख मापी क्या है, एक ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से आपको कोई भी नीति, कोई भी विज्ञान के माध्यम से कितना आपके सामने क्या हो रहा है, आपको सुख मिल रहा है, उसको सुख माप,
उसी यंत्र के माध्यम से सुख मापी कैलकुलस बोला, जिसके माध्यम से आपको क्या कितना सुख प्राप्त होगा उसके बारे में कैलकुलेट करने का इन्होंने प्रयास किया। इस जो सुख मापी कैलकुलस है, इससे सुख कितनी तीव्रता से मिला आपको, कितनी देर तक मिला, सब चीज पता चल रही थी। इससे आप सुख कितनी, आपको कितना सुख मिलेगा इसके बारे में आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो। कितनी जोर का खुश मिलेगा, कितनी अवधि तक, निश्चित है या अनिश्चित है, निकटता, क्षमता और शुद्धता जैसे कारकों का ध्यान रखा जाता था। मतलब इसमें इन्होंने जो फेलिस्पिक जो कैलकुलस का निर्माण किया, जिसमें आपको सुख कितना मिल सकता है उसके बारे में अलग अलग मापन के तरीके नापे, जिसमें कितनी तीव्रता से सुख मिलेगा, कितनी अवधि तक, कितनी निश्चित तक आपको सुख मिलेगा, इसके बारे में इन्होंने बात की। तो ये तो था आपका इन्होंने जो प्रयास किया था, ये सिद्धांत क्या, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब इसका आलोचनात्मक अध्ययन, भाई आपके सामने इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसकी अच्छाइयां तो अपने देख ली। इनका यही कहना था कि एक इस प्रकार का आपके सामने कोई भी नीति निर्माण या कानून का निर्माण करो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख मिलना चाहिए। इसके लिए इन्होंने सुख को मात्राओं में नापा और उसके लिए फिलोसफिकल जो आपके सामने सुख मापी है उसका निर्माण किया, जिसमें सुख कितनी तीव्रता से मिला, कितनी अवधि तक मिला, कितनी निश्चितता के साथ मिला आपको, और कितनी आपके सामने उसकी अनुभूति कितनी देर तक हुई, सब चीजों को उसके द्वारा इनके द्वारा नापा गया। तो यह था इनका सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत। अब उसकी कमियों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। भाई कमियां क्या थी? पहली कमियां है इनके द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा। यह सिद्धांत अल्पसंख्यकों या व्यक्तिगत अधिकारों की कीमत पर बहुमत को सुख को प्राथमिकता देता। मतलब इनका भी आपके सामने जो सिद्धांत है वो किस चीज पर काम करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या होना चाहिए, सुख की अनुभूति होनी चाहिए। बहुसंख्यक लोगों की बात करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुख की बात करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुख की बात करता है। मान लीजिए समाज में एक एक्स कम्युनिटी है और समाज में वाई कम्युनिटी। एक्स कम्युनिटी के 40 लोग हैं और वाई कम्युनिटी के 10 लोग हैं। समझ में आ गया? सरकार ने इस प्रकार की नीति का निर्माण किया कि इन 40 लोगों का भला हो गया ताकि उनको ये 40 लोग वोट दे सके। सरकार ने इन 10 लोगों को नुकसान पहुंचाकर इन 10 लोगों को लाभ देने का प्रयास किया, तो क्या वो वास्तविक सुख होगा कोई समाज के लिए? क्या वहां से समाज में आपके सामने एकता उत्पन्न होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई चाहे ये लोग 10 लोग हैं लेकिन इनकी भावना भी तो मायने रखती है ना। इनके भी कुछ व्यक्तिगत मौलिक अधिकार है, इनके भी कुछ व्यक्तिगत आपके सामने भावनाएं हैं। समझ में आ गया? तो यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यही है कि बहुसंख्यक लोगों की बात करता है और व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है। जो क्या कहता है, जिसकी क्या है, जिसको जितनी ज्यादा बहुमत में सुख मिलेगा उसी को नीति लागू कर देनी चाहिए। अगले वाला कमजोरी है सुख का मापन। सुख और दुख को मात्रात्मक रूप से मापना क्या अव्यवहारिक, असंभव नजर आता है। मतलब आप क्या कर सकते हो, सुख व दुख को कभी भी जीवन में नहीं नाप सकते। आप सबको पता है भाई, सुख आपको इतनी मात्रा में मिलेगा, दुख आपको इतनी मात्रा में मिलेगा। क्या कभी इस चीज को आप माप सकते हो? कभी नहीं नाप सकते। ये एक प्रकार का अव्यवहारिक और असंभव समापन है। समझ में आ गया? क्योंकि सुख एक व्यक्तिपूर्वक अनुभव है। मतलब सुख कैसी चीज है, हर व्यक्ति के अलग अलग है। हो सकता है आपको सुख अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग। कोई व्यक्ति को बाहर जाकर घूमना फिरना अच्छा लगता है, उसके लिए वो सुख है। किसी व्यक्ति को घर पर रहना अच्छा लगता है, उसके लिए वो सुख हो सकता है। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। समझना? किसी को सारे दिन किताबें पढ़ने में वो आनंद आता है जो और कोई काम करने में नहीं आता है। हो सकता है कोई व्यक्ति को बिल्कुल काम पसंद नहीं। तो सुख और दुख किसी चीज में आपको मिलेगा, उसको मात्राओं में नापना तो बिल्कुल अव्यवहारिक है। क्यों? भावनाओं को आप कभी जीवन में आप नाप ही नहीं सकते मात्राओं में। यह बिल्कुल अव्यवहारिक, अप्रासंगिक दिखाई देता है और लगभग असंभव सी भी चीज है, क्योंकि सुख एक व्यक्तिपरक है। मतलब सुख क्या होता है, व्यक्तिपरक क्या होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। आपके लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए वो कुछ और हो सकता है, और किसी और व्यक्ति के लिए वो चीज को और हो सकती है। अगला है गुणवत्ता का भाव। यह सुख की गुणवत्ता को अनदेखी करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति को हो सकता है सुख की गुणवत्ता क्या, भाई आपको सरकार ने कोई नीति का निर्माण किया, उससे फायदा तो हो रहा है। देखो काफी बार लोग क्या करते हैं, भारत में लोकतंत्र है, भारत में जब 3 कैंडिडेट खड़े हैं, है ना, तो लोग क्या कहते हैं, भाई पसंद तो मुझे ये भी नहीं है, पसंद तो मुझे ये भी नहीं है, पसंद तो मुझे ये भी नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूरी में किसी एक को, जो इन तीनों में कम खराब, उसको चुनना पड़ेगा। सुना होगा ना आपने, सरकार की जो नीतियों का निर्माण किया, भाई हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, आप निर्माण कर दिया तो हमें उनको चुनना पड़ेगा। तो यही है, इसी को सुख की गुणवत्ता बोला जाता है। मतलब वो व्यक्ति जो इन चुनाव कर रहा है इन व्यक्तियों को, वो सुखी नहीं है, लेकिन आपके सामने वो कम
जो गलत चीज है उसको चुनाव कर रहा है। तो यही है सुख की गुणवत्ता। इसी चीज को कहा जाता है आपके सामने कि जो सुख को आप, जो जेरी बेंथम ने सिर्फ मात्राओं में नाप दिया कि 5 किलो 10 किलो इस हिसाब से कितनी तीव्रता के लिए कितनी समय के लिए मिला, लेकिन क्या वो सुख गुणात्मक रूप से था? गुणात्मक मतलब क्या उसको जो सुख मिला क्या वो वास्तविक था या फिर क्षणिक था? जैसे कि बौद्धिक सुख शारीरिक सुख को समान मानता है, मतलब जो मानसिक रूप से शांति है और शारीरिक रूप की शांति है, क्या वो समान है असमान है, वो सब चीजों पर अलग करती है। अगले वाला पॉइंट है नैतिकता का भाव। ये केवल परिणामों पर ध्यान देता है, केंद्रित करता है, जबकि कार्य के पीछे के इरादे व नैतिक शुद्धता की उपेक्षा करता है। अगर हम विस्तार से बात करें, जो इन सब चीजों के जो परिणाम होते हैं वो उन सब चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है, भाई एंड रिजल्ट पर। कोई भी काम है, कोई भी नीति का निर्माण किया गया, उसके आखिरी में आपके सामने लोगों को क्या सुख मिला है नहीं मिला इस चीज पे काम करता है, जबकि कार्य के पीछे जो इरादा है वह नैतिकता वो शुद्ध है या नहीं। काफी बार नेता क्या करते हैं, आपके सामने 10,000 आपके सामने कुछ 1,000 रुपए बांट दिए, 2,000 रुपए बांट दिए, जनता को रुपए मिलकर खुशी तो मिलेगी, सुख भी मिलेगा, लेकिन उससे क्या होगा? क्या उन जनता का वास्तविक विकास हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? बल्कि वो जो आपके सामने आपने 2,000 रुपए लेकर आप खुश तो हो गए कि हमें 2,000 रुपए सरकार ने दिए, लेकिन सरकार वही टैक्स के रूप में, आपके जीएसटी के रूप में आपसे वसूल लेती है। उतनी महंगाई बढ़ जाती है, उतनी आपके सामने जो वो 2,000 रुपए अगर आपके सामने आपकी जो सरकार महंगाई को कम करने में लगाती है, सरकार शिक्षा पे लगाती है, सरकार स्वास्थ्य पे लगाती है, सरकार और कोई योजना पर लगाती, तो आपको अप्रत्यक्ष रूप से सुख प्राप्त होता। समझ में आ गया ना आपको? जो आपको नजर नहीं आएगा लेकिन उसका फायदा आपको देखने को मिलता बाद में, यही चीज है। समझ में आ रही है आपको? अच्छे से राजनीति को समझना, राजनीति विज्ञान को विद्यार्थी हो, आप अपने आसपास के जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है उसके माध्यम से चीजों को समझो। तो यही है, जेरी मैथम ने तो वो 2,000 रुपए वाली बात कर दी कि किसी को पहले 2,000 रुपए दे दो, बस व्यक्ति खुश हो जाएगा, अच्छी मात्रा में इसको खुशी मिल गई। लेकिन क्या वो राजनेताओं का इरादा नैतिक है या अनैतिक है? नहीं है कोई इसमें, वो सिर्फ अपनी सत्ता में आना चाहते हैं। अगले वाला पॉइंट है भविष्य की अनिश्चितता। किसी भी कार्य के लिए सभी भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन है। कोई भी कार्य, भाई सरकार के द्वारा कोई भी नीति का निर्माण किया गया, इंदिरा गांधी सरकार के समय जब परिवार नियोजन की पहली बार बात की गई थी, या फिर सरकार के द्वारा और भी बहुत सी, जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को क्या हटाया था, या सर जब भी समाज में कोई बदलाव होता है जनता के द्वारा घनघोर विरोध किया जाता है, एकदम विपक्ष में खड़ी हो जाती है सरकार, जनता, वो चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो, जनता उसके विपक्ष में खड़ी होगी, जनता को बगलाया जाएगा, जनता को मूर्ख, जनता को क्या उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा कि ये चीज आपके खिलाफ है, लेकिन वो वास्तविकता में आपके फायदे के मंद होती है। तो हर चीज का रिजल्ट आपके सामने अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। नोटबंदी लाई गई सरकार के द्वारा अच्छे इरादों के साथ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। समझ में आ गया? तो हर चीज अच्छी है या गलत है ये तो ना तो उस जनता के तत्कालिक विरोध से पता चलता है, ना तत्कालीन सुख से पता चल रहा है। सरकार के द्वारा, सरकार अगर कोई शिक्षा पर रुपया खर्च करे, रिसर्च पे पैसा खर्च करना शुरू कर दे अगर आज, तो जनता को ऐसा लगेगा कि सरकार पैसा व्यर्थ कर रही है, लेकिन वही पैसा 20 साल बाद में भारत के विकास में योगदान देगा। तो जनता क्या करेगी? विरोध करेगी कि भाई पैसा वेस्ट किया जा रहा है, पैसा वेस्ट किया जा रहा है इन सब चीजों पर। समझ में आ गया आपके सामने? तत्कालिक विरोध हुआ, सरकार ने 2,000 रुपए बांटे, सभी खुश हैं इस समय, लेकिन इसका आगे आने वाले समय में क्या होगा? नुकसान होगा। तो कोई भी चीज है उसके, जो कोई भी नीति व निर्माण किया जाता है उसमें तत्कालिक प्रभाव से आप ये नहीं बता सकते उसका भविष्य क्या होगा, जिससे अधिकतम सुख की निर्धारण करना आपके सामने मुश्किल हो जाता है। जिससे आप ये नहीं बता सकते भाई कौन सी नीति है वो आपको जीवन में आगे बढ़कर सबसे ज्यादा खुशी देगी। बेंथम का उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मतलब बेंथम के द्वारा जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया गया है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्धांत है, जिसने समाज सुधारों को प्रेरित किया, जिसने क्या किया? समाज में सुधार। लेकिन इसका क्या फायदा है इस सिद्धांत का? ये फायदा है कि इन्होंने पहली बार सरकार को जनता के लिए ऐसी नीतियां निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जो उनको ज्यादा से ज्यादा सुख या ज्यादा से ज्यादा उनकी भलाई के लिए। समझ में आ गया? हो सकता है नैतिक अनैतिकता की बात बाद में आती है, लेकिन इनके द्वारा जो सिद्धांत है उसमें राजनीति को एक अलग सिद्धांत दिया कि इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करो जिससे जनता को ज्यादा सुख प्रदान हो। तो ये था आपके सामने जेरी बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत। कैसा लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अब अपन बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये समझ लो कि
राजनीतिक विज्ञान की बात करें और कार्ल मार्क्स की बात नहीं करें, यह वैसी ही बात है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें और महात्मा गांधी की बात ना करें। तो कार्ल मार्क्स के कौन सा सिद्धांत है? ऐतिहासिक भौतिकवाद। दो इनके सिद्धांत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दोनों इसी के अंदर आपके सामने कवर भी हो जाएंगे। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करवा दूंगा, इसी जो पढ़ाऊंगा इसी के अंदर। कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, इसमें एक मार्क्सवादी व्याख्या है। कार्ल मार्क्स ने आपके सामने दुनिया में अलग अलग, अभी तक आपने जितने जो अनेक विचारकों के विचार पढ़े हैं, उन्होंने राजनीति में किसकी बात की? जनता के सुख की बात की। प्लेटो और अरस्तु ने जनता, राजा के बारे में और प्रजा के बारे में क्या बताया? कि उन्हें धर्म से चलना चाहिए, नैतिकता से चलना चाहिए, इन सब प्रकार की बात की। फिर अपन ने पढ़ा आपके सामने जो मैकियावेली के बारे में, वर्तमान समय के जो राजनेता कैसे हैं उनके बारे में अपन ने पता चला। फिर अपन ने पढ़ा जेरेमी बेंथम ने, जिन्होंने बताया कि राजनीति है उसमें राजनेताओं को, जो आपके सामने सरकार है, उनको किस प्रकार के नियमों का निर्माण करना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में एक अलग विचारधारा लेकर आते हैं कार्ल मार्क्स। कब लेकर आते हैं? जब कार्ल मार्क्स जिस समय रहते हैं उस समय जो उनके जो देश था, उनके अंदर क्या हो रहा था? मजदूर है उनकी बहुत बुरी हालत थी, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, है ना। मशीनों में उनको 12-12, 14-14 घंटे काम कराया जाता था, मजदूरी उनको इतनी मिलती नहीं थी जितनी मिलनी चाहिए। तब उस दुनिया में मजदूरों को या उन श्रमिकों का मसीहा बनकर एक व्यक्ति निकल कर आता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स, और उसके द्वारा जो सिद्धांत दिया जाता है ऐतिहासिक भौतिकवाद का, वो पहली बार बात करता है इस दुनिया में सत्ता में। किसकी बात करता है? सत्ता में आर्थिक कारणों की बात करता है। मतलब सत्ता है उसमें पैसों का क्या योगदान है, आर्थिक कारणों का क्या योगदान होता है, उसके बारे में बात करता है कि कैसे शक्ति, कैसे सत्ता है वो पैसों के सहारे पर चलती है। अगर पैसा नहीं होगा तो उसका जो सत्ता व शक्ति है वो बैसाखी के जैसी हो जाएगी। जैसे एक आपके सामने एक दीवार है, जो आपके सामने एक छत होती है, वो उन पिलरों पर खड़ी होती है, उसी तरीके से जो सरकारें हैं, सत्ता है, वो उस आर्थिक कारणों पर टिकी होती है। ये सबसे पहले किसने बताया? कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया। तो इनके द्वारा जो सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है उत्पादन के साधन। कार्ल मार्क्स के अनुसार किसी भी समाज का आधार उसके उत्पादन के साधन होते हैं। मतलब चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी समाज है, उसका जो आधार होता है वो किस चीज पर निर्भर करता है? आप किस प्रकार की चीजों का उत्पादन करते हो। भूमि, मशीनें, कच्चा माल और उत्पादन के जो वर्ग होते हैं उसमें संबंध होता है। मतलब समाज में इन्होंने दो प्रकार की चीजें बताई। एक था उत्पादन करने वाले साधन, मतलब वो व्यक्ति, एक फैक्ट्री से समझेंगे इसको, एक फैक्ट्री में आपके सामने उत्पादन करने के साधन क्या हो सकते हैं? उस वहां पर कितनी जमीन है, कितनी मशीनें लगी हुई है और कितना कच्चा माल। जितने ज्यादा मशीनें होंगी, जितनी ज्यादा भूमि होगी, जितना ज्यादा कच्चा माल होगा, उतना ही ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, अगर उतनी डिमांड आ रही है तो। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोला जाता है? उत्पादन के साधन बोला जाता है। इसको याद रखना, इस पॉइंट को। इसका आगे मैं समझाऊंगा वर्ग संघर्ष में इनका क्या महत्व है। अगला आर्थिक आधार। उत्पादन के साधन और संबंध में समाज का आर्थिक आधार बनाते हैं। मतलब आपके सामने जो उत्पादन के जो जो साधन होते हैं, चाहे आपके सामने जो मशीनें हो गई, चाहे आपके सामने जो भूमि हो गई, चाहे श्रमिक हो गए, है ना, वो सब क्या आपके सामने उत्पादन के साधन है। इस आधार पे एक अधिरचना खड़ी होती है जिसमें राज्य, कानून, धर्म, दर्शन और संस्कृति शामिल हैं। जो अधिरचना आर्थिक आधारों को प्रतिबिंब करती है और उसे बनाए रखती है। मतलब समाज के अंदर जितना ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है, उसी आधार पे जितनी ज्यादा कोई भी राज्य है, अमेरिका पूरी दुनिया पर क्यों राज करता है? क्योंकि उसके पास पैसा है भाई, सबसे ज्यादा क्या है? उत्पादन करने के साधन है, उसकी अच्छी जीडीपी है, उसके पास सब कुछ है, इसीलिए क्या करता है? वो सारी दुनिया पर राज करता है। उनका कानून अच्छा है, धर्म भी आपके सामने कहीं ना कहीं पैसों के आसपास घूमता है, और दर्शन संस्कृति भी पैसों के हिसाब से ही चलती है। तो जितना ज्यादा आपके सामने उत्पादन के साधन बढ़िया होंगे, उतना ही ज्यादा बाकी की संरचनाएं मजबूत होंगी। यह था आपके सामने इनका क्या? मेटेरियलिज्म का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्पादन के साधन जितने ज्यादा अच्छे होंगे, उतना ही ज्यादा आपके सामने क्या होगा? जो समाज में अन्य चीजें हैं, राज्य, कानून, धर्म, दर्शन और संस्कृति अच्छी होंगी। अगले वाला पॉइंट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वो इसी से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? वर्ग संघर्ष का क्या सिद्धांत है? उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, मशीनें,
और जो जितनी भी चीजें श्रमिक होगी उनको चलाने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं। जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री को चलाने वाला क्या होगा, एक मालिक होगा। समझ में आ गया। और एक है उत्पादन के साधन, समझ में आ गया। एक है उत्पादन को साधक, साधक कौन है यहाँ पर, वो फैक्ट्री का मालिक। साधन कौन से, श्रमिक। अब दो वर्ग बन जाते हैं, एक होता है श्रमिक और दूसरे कौन होते हैं आपके सामने, मजदूर। श्रमिक और मजदूरों को इन्होंने दो अलग अलग भागों में बांटा आपके सामने, किसने, कार्ल मार्क्स ने। और इन्होंने क्या बताया, हमेशा जो जो आपके सामने मालिक होता है ना, वो हमेशा ये प्रयास करता है कि वो मजदूरों से ज्यादा काम कराए। क्या प्रयास करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मजदूरों से काम कराए, ताकि क्या हो सके, वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। समझ में आ गया। उन्होंने ये बताया कि जो मालिक होता है ना, वो कभी भी मजदूरों को उसको जितनी मेहनत करते हैं उसका कभी भी पूरा मेहनताना नहीं देता है। श्रमिक ये प्रयास करते हैं कि वो आपके सामने इतना ही काम करे जितना उनको मेहनताना मिल रहा है। और यही दोनों के बीच में हमेशा क्या चलती रहती है, टकराव चलती रहती है। इसको क्या बोला जाता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बोला जाता है। दुनिया में पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने क्रांति की बात करी। कार्ल मार्क्स दुनिया में क्रांति के आपके सामने जनक के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले क्रांति की बात की। और इन्होंने क्या कहा, अगर पूरी दुनिया के मजदूर एकजुट हो जाएं, एक जगह हो जाएं, तो आपके सामने जो ये जो मालिक वर्ग है, ये कुलीन वर्ग है, पैसे वाला बेंजोआ वर्ग जिनको वो बोलते थे, वो वर्ग क्या कर सकता है आपके सामने, आपका कभी भी शोषण नहीं कर सकता है। और समाज में कार्ल मार्क्स ने कौन से समाज की बात करी, एक सामंतवादी परंपरा की बात करी। सामंतवादी परंपरा मतलब आपके सामने ऐसी परंपराएं जो आपके सामने अंगुली दिखाई दे रही है ना, इसमें देखो कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी, अंगूठा सबसे छोटा दिखाई पड़ता है ना, ये सबसे छोटी अंगुली मान सकते हो, चिटली वाली, ये वाली। हमारा समाज कुछ इस तरीके से है, जिसमें से कुछ बिल्कुल गरीब आपके सामने, कुछ ठीक ठाक मध्यम वर्ग है और कुछ कुलीन वर्ग है आपके सामने। समझ में आएगा। हमारा समाज इन तीन अंगुलियों के माध्यम से समझ सकते हो, एक बिल्कुल गरीब है, एक थोड़ा ठीक मध्यम दर्जे के हैं, और तीसरा आपका सामने कौन से है, जो बिल्कुल अमीर है, कुलीन वर्ग है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर मजदूर वर्ग, अगर सारे लोग अगर एकजुट हो जाएं, तो ये जो गैप देखने को मिलता है ना, ये बिल्कुल कम हो जाए, और ये तीनों की तीनों, जैसे इस समय ये तीनों अंगुलियां आपको बराबर देखने को मिल रही है, इस प्रकार से आपके सामने बराबर हो जाए। अमीर और गरीबों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल कम हो सकता है, और इस प्रकार के समाज को क्या बोला जाता है, समाजवाद, साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। ये समाजवादी जो विचारधारा सुनते हो ना आप, समाजवादी पार्टी भी होगी है भारत में, वो उसी विचारधारा पर चलती है। खैर राजनीति बाद में बदल जाती है, लेकिन विचारधारा वही होती है। समझ में आ गया आपके सामने। अब एक बार मैंने टेक्निकल रूप से समझा दिया, अब आपको लिखना क्या ये भी समझ लो। इतिहास को विभिन्न प्रणालियां, आदिम, साम्यवाद, दास प्रथा, सामंत व पूंजीवाद के अनुक्रम में देखा जाता है, जिन्होंने प्रत्येक प्रणाली में शोषक व शोषित वर्ग में विरोधाभास व वर्ग संघर्ष होता है। मतलब इसमें यही सिद्धांत था आपके सामने, जो अलग अलग समाज उत्पन्न हुए, सब में क्या संघर्ष चलता रहता था, शोषण करने वाले में और शोषित वर्ग में हमेशा संघर्ष चलता रहता था। इसमें क्या है आपके सामने, द्वंद्ववाद का विकास। यह वर्ग संघर्ष ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रेरक बल है, जब उत्पादन के साधक आधार बन जाते हैं और समाज की अधिरचना बन जाती है। मतलब क्या होता है, जो लोग उत्पादन करते हैं, मतलब जो श्रमिक वर्ग होता है, वो अपने अधिकारों के लिए जा खड़ा हो जाता है और अपने संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है आपके सामने, समाज में सभी लोग बराबर हो जाते हैं। समझ में आ गया, सभी लोग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, सभी को समानता का हक मिल जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने पूंजीवाद में से साम्यवाद। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया, पूंजीवाद में सर्वहारा वर्ग, मजदूर और पूंजीवादी वर्ग के बीच में आपके सामने संघर्ष चलता रहता है। इन्होंने पूंजीवादी वर्ग को बोंजवा बोला और सर्वहारा वर्ग किनको बोला, मजदूरों को बोला। इनके बीच में इन्होंने क्या बताया, मैंने बता दिया था ना, हमेशा संघर्ष चलता रहता है। सर्वहारा मतलब श्रमिक वर्ग है, उनकी क्रांति को ही साम्यवाद की स्थापना की ओर ले जाएगा। साम्यवाद मतलब, साम्यवाद की विचारधारा वही थी कि समाज में हर व्यक्ति है उसको बराबरी का अधिकार मिले, बराबरी न्याय मिले, समाज में हर चीज बराबरी की मिले। उसी को क्या बोला जाता है आपके सामने, साम्यवाद की विचारधारा के नाम से जाना जाता है। जहां पर ना कोई वर्ग होगा ना कोई राज्य होगा, जहां पर क्या होंगे, सभी लोग बराबर देखने को मिलेंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद आपके सामने इतिहास की एक रेखिक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के ऊपर दिखाई पड़ता है। मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद किसकी बात करता है आपके सामने, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया की बात करता है, जो अनिवार्य रूप से साम्यवाद की तरफ बढ़ती है और मानव मुक्ति की तरफ लेकर चली जाती है। तो यह था आपके सामने जो समाज के अंदर आपके सामने जो कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है
बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होना है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, उसके यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं आपके सामने यूनिट नंबर 4 की तरफ, मॉडर्न वेस्टर्न थिंकर्स। आपके सामने जो आधुनिक, जो आपके सामने जो पाश्चात्य चिंतक हुए उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने यूनिट नंबर 4 का, एच जे लेस्की के द्वारा आपके सामने जो बहुलतावादी जो सिद्धांत दिया था, प्लुरलिस्टिक जो सिद्धांत दिया था आपने, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो देखने के बाद में उनको भी देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर वो तीनों जो आपने यूनिट पहले करा रखी उनका लिंक मैंने दे दिया, वहां से जाकर देख लेना। ये पीडीएफ आपको फ्री में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ आपको क्या करना है, चैनल को जो अगर आप कोई फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई भी चीज खरीदना चाहते हो तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर जरूर से खरीद लेना। समझ में आ गया आपको? अब अपन शुरू करते हैं। आपके सामने जो एच जे जो आपके सामने लेस्की है, उनके द्वारा जो बहुलतावादी सिद्धांत है उसके बारे में, प्लुरलिस्टिक सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। एच के लेस्की के द्वारा, हेरोल्ड जे लेस्की के द्वारा 20वीं सदी के प्रमुख बहुलतावादी विचारक थे, जिन्होंने राज्य की संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती दी। मतलब इन्होंने क्या कहा, जो समाज में जब जब ये आए उस समय क्या लोकतंत्र अब अपने वो नन्हे नन्हे कदम रखना शुरू कर चुका था। उसने जो लोगों की विचारधाराओं में, जो दार्शनिक लोग थे, खास करके समाज का आम व्यक्ति तो नहीं, जो समाज में दार्शनिक विचारक थे, उनके दिमाग में वो एक उपज उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी कि ये जो हमारे आसपास की जो संस्थाएं हैं, जो सरकार है या फिर आसपास की जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो हमें नियंत्रित करके रखती हैं, समझ में आ गया, वो हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ अन्याय कर रही है। कहीं ना कहीं हमारे इसमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे साथ क्या कर रही है, हमें जो जनता है उसको कुछ एक दुष्चक्र में फंसा कर रख रही है, और हमें जो लाभ मिलना चाहिए समाज की तरफ से वो वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। तभी एक विचारक आता है जिसका नाम है हेरोल्ड जे लेस्की, और वो क्या कहते हैं आपके सामने, जो पुरानी जो संरचनाएं हैं, राज्य की जो संप्रभु की संरचनाएं हैं, उस समय जो चर्च आपके सामने सभी चीजों को नियंत्रित करता था यूरोप में, उन जैसी जो प्रमुख जो संरचनाएं हैं उनको इन्होंने चुनौती देने का कार्य किया। किस प्रकार से चुनौतियां दी, क्या इन्होंने अपने विचार रखे, इसी के बारे में अपन अब आगे जाकर पढ़ेंगे। आपको पता चल गया कि इनके सिद्धांत की रूपरेखा किस प्रकार से होने वाली है। पहला है राज्य का सीमित संप्रभुता। लास्ट जो लेस्की है, इन्होंने तर्क दिया कि राज्य संप्रभु नहीं है। संप्रभु मतलब खुद के पास ही सारी सत्ता नहीं है, बल्कि समाज में मौजूद अन्य संघ, चर्च, ट्रेड यूनियन, परिवार, व्यावसायिक समूह में से एक है। मतलब राज्य है ना, वही खुद के पास ये नहीं कि वही सब कुछ आपके सामने, सर्वसत्ता, सर्वशक्तिशाली, वही चाहेगा वही होगा और कोई बदलाव नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। उसमें जो लोग बैठे हैं वही आपके सारे अधिकारों का निर्माण करेंगे, वही उनके अधिकार है, आपके कोई भी अधिकार नहीं। इस प्रकार के उन्होंने क्या कहा कि राज्य सब कुछ नहीं है, राज्य संप्रभु नहीं है, बल्कि समाज में जो अन्य आपके सामने जो संरचनाएं हैं, जैसे चर्च है, समझ में आ गया, जो जैसे हमारे मंदिर होते हैं ना, वैसे आपके सामने वहां पर चर्च का महत्व होता है। ट्रेड हो गए आपके सामने, है ना, यूनियन, ट्रेड यूनियन क्या होती है, जो बड़े बड़े कंपनियां हुआ करती थी ना, या फिर आपके सामने समाज में कुछ लोग, बात पढ़े लिखे लोगों ने या 15-20 लोगों ने, हजारों लोगों ने क्या किया, आप पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जो समाज से भी लोग हैं, वो अपना यूनियन बना लेते हैं। आपने सुना होगा ना, ये इस चीज की यूनियन है, इस चीज की यूनियन है, इस चीज की यूनियन है। वो यूनियन के लोग हो गए आपके सामने। सबसे छोटी इकाई समाज की परिवार हो गया, और व्यावसायिक समूह है। सभी लोग मिलकर आपके सामने किसका निर्माण करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं। सभी लोगों का कम ज्यादा योगदान हो सकता है, अधिक या कम योगदान हो सकता है, लेकिन सबका जरूर योगदान होता है किसी भी राज्य के निर्माण में। ये सभी व्यक्ति आपके सामने ये सभी संघ व्यक्तियों के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धित रहते हैं। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं, ये क्या है, आपके सामने एक दूसरे के प्रति निष्ठावान और आपके सामने प्रतिस्पर्धा करती रहती है। संघ की स्वायत्ता,
उनके अनुसार ये गैर राज्य संघ व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राज्य में उनकी स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए। मतलब उनका यही मानना था, ये जो संघ है ना आपके सामने, जो छोटी छोटी चीजें आपके सामने, ये आपके सामने उनका बहुत जो ये परिवार हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, चर्च हो गए, ये छोटी छोटी संघ मतलब संस्था, छोटा छोटी जो संस्थाएं हैं, इनका है ना इस राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। समझ में आ गया। और एक व्यक्ति होता है, उसके जीवन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। भाई हर व्यक्ति के धर्म का योगदान है, परिवार का योगदान है, इन ट्रेड यूनियन का लोग हिस्सा होते हैं, तो इन सब लोगों का योगदान होता है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति ने कोई विचारधारा, कोई धार्मिक विचारधारा आप उसको मानते हो, तो उस व्यक्ति को भी मानोगे जो विचारधारा को बता रहा है। समझ में आ गया। तो वही लोग क्या मिलते हैं आपके सामने, सभी व्यक्ति क्या करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं। और राज्य को उनकी स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए, और जो राज्य है ना वो उनकी स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए। कैसे स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए? जैसे कि अगर आप कोई और धर्म को मानते हो, तो राज्य ये आपको बलपूर्वक नहीं कह सकता कि आप हमारा जो धर्म उसको मानो। समझ में आ गया आपके सामने। परिवार है, वो आपको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, हर व्यक्ति के अपने अपने मौलिक अधिकार होते हैं। आपके सामने राज्य हो सकता है आपके लिए नीतियों का निर्माण करे, लेकिन आपके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता ना। व्यवसायिक समूह होते हैं, सभी लोग क्या करते हैं भाई, व्यापारी लोगों से भी जुड़े रहते हैं, सभी लोग व्यापार करते भी और व्यापारी समूह से भी जुड़े होते हैं। भाई आप बाजार से चीजें तो खरीदते हो, तो अगर समाज में महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं से नहीं चलेगी, तो क्या होगा, आपके सामने जनता खुश होगी? नहीं होगी। तो राज्य को क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से सारी चीजें उनको भी नियंत्रित नहीं करनी चाहिए, उनको भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो यही है राज्य के, आपके सामने लेस्की यही कहा करते थे कि जो समाज में राज्य को क्या करना चाहिए, हर जो छोटी छोटी संस्थाएं है उससे उनका निर्माण होता है और उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, अपने फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को केवल इनके संघों के हितों सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। मतलब राज्य को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से नीतियों का निर्माण करना चाहिए कि हर जो संघ है उसका भला भी हो जाए और आपस में वो क्या कर सके, अपने अपने हितों में उनके लड़ाई नहीं हो, सभी लोग सामंजस्य के साथ कार्य कर सके। ना कि उन पे पूर्ण नियंत्रित स्थापित करे, बल्कि ना कि उन पर क्या करना चाहिए, उन्हें पूरा के पूरा ऊपर नियंत्रित स्थापित करने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा? आपके सामने जो राज्य के द्वारा। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है नैतिक अधिकार। लेस्की ने संप्रभुता के नैतिक अधिकार पर जोर दिया। मतलब जो जे लेस्की ने क्या कहा कि सभी लोगों को जो नैतिकता और जो संप्रभुता है, जो राज्य है, उसको नीतियों का जब वो निर्माण करे, सभी लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करे, तो किस प्रकार से करे, नैतिकता के साथ कार्य करे। ऐसे नहीं वही एक 1000-2000 रुपए बांटने वाली बात करूं आपके सामने, इससे क्या है, जनता को खुश तो किया जा रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं है उस विकास का। लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोगों को बस क्या मिलेगा आपके सामने, लोगों की नैतिकता का विकास होगा, लेकिन लोगों को विकास होगा, लेकिन ये विकास क्षणिक है, क्षण भंगुर है, इसका आपके सामने दीर्घकालीन नुकसान देखने को मिलेंगे। ये अनैतिक विकास है एक तरीके से। तो यही है, लेस्किन ने यही कहा कि समाज की संप्रभुता के निर्माण में नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने यह तर्क देते हुए कहा कि राज्य की आज्ञाकारिता केवल तभी जायज है जब व्यक्ति के नैतिक कल्याण को बढ़ावा दे। मतलब राज्य, जब जनता है वो राज्य की बात जब भी मानेगी। भाई आप सब लोग, राज्य ने कोई नीति का निर्माण किया, कोई कानून का निर्माण किया, आप कब मानोगे उन सब चीजों को? जब आपको लगेगा कि नीति का निर्माण क्या है, जब ये कानून का निर्माण क्या है, इससे हमारा भी भला होगा और हमारे आसपास जितनी भी संस्थाएं उनका भी भला होगा, तभी तो आप राज्य की बात मानोगे, वरना आप राज्य की बात क्यों मानोगे? समझ में आ गया। तो उन्होंने भी यही कहा कि जैसे अभी थोड़े से पहले एक जो आपके सामने ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनसे पहले एक संबंधित एक नियम बनाया गया था, तो उन्होंने सबने विरोध कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इनसे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा होता है ना, बहुत से कानून बनते हैं जिसके विरोध में जनता खड़ी हो जाती है। क्यों नहीं मानती है जनता राज्य की बात? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारा कोई नैतिक विकास, इससे नैतिक कल्याण नहीं होने वाला है। यदि राज्य अन्यायपूर्ण हो जाता है, अगर राज्य है वो आपकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखे, आपका विकास का ध्यान नहीं रखे, तो व्यक्ति उसके प्रतिशोध करने का अधिकार भी होना चाहिए। मतलब तो क्या होना चाहिए, लोगों को राज्य का क्या करना का विरोध करने का अधिकार होना भी चाहिए। राज्य का लोगों को विरोध करने का पूर्ण अधिकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। उन्होंने शक्ति के विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा दिया। उन्होंने क्या कहा आपके सामने, जो शक्ति होती है, जो सत्ता होती है और जो शक्ति होती है, उसके विकेंद्रीकरण करना जरूरी है। विकेंद्रीकरण क्या होता है सत्ता का? भारत की सत्ता की बात करें, भारत में सबसे बड़ा पद आपके सामने राष्ट्रपति होता है,
लेकिन राष्ट्रपति भारत के पास उतनी ज्यादा शक्तियां नहीं होती जितनी किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है, उसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अगर अन्यायपूर्ण काम करे तो उसको कौन रोक सकता है, उसकी कैबिनेट भी रोक सकती है अगर वो चाहे तो। और अगर कैबिनेट नहीं चाहे तो क्या कर सकता है आपके सामने, हमारी संसद रोक सकती है, विपक्ष रोक सकता है। अगर विपक्ष विफल हो जाए, अगर पूर्ण रूप से तानाशाही आ जाए तो कौन रोक सकता है आपके सामने, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या कर सकता है, रोक सकता है। समझ में आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना सही से कार्य नहीं कर रहा तो उसको कौन रोकेगा, संसद उसको रोकने का कार्य करती है। क्या कर सकती है आपके सामने, संसद उनको रोकने का कार्य कर सकती है। संसद सही से कार्य नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। समझ में आ गया आपके सामने। अगर कोई गलत नियम कायदा अगर बना दिया तो उसको लागू करने का किसका कार्य होता है भाई, कार्य प्रणाली। जो सरकारी विभाग होते हैं ना, वो उन सभी नियम कायदे जो कानून होते हैं उनको लागू करने का कार्य होता है। तो भाई चाहे तो कार्यपालिका भी अच्छे से कार्य नहीं करेगी, लेकिन कार्यपालिका अगर अच्छे से कार्य नहीं कर सकती है तो उनको संसद भी रोक सकता है। और कौन रोक सकता है आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट भी रोक सकता है, अदालत भी रोक सकती है। तो यही है, इसी को क्या बोला जाता है, शक्ति किसी एक संस्था के हाथ में नहीं होती होकर उसको व्यक्तिकेंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब अलग अलग लोगों के हाथों में सत्ता है, सभी एक दूसरे की जो शक्ति है उसको नियंत्रित किए हैं। अपने उन एक दूसरे की शक्तियों में टकराव नहीं देखने को मिलता है, एक दूसरे के सामंजस्य के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। समझ में आ गया ना, अच्छा उदाहरण दिया, इसके माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आ गई। लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। लोकतांत्रिक भागीदारी मतलब सभी लोगों को समान अधिकार हो, जिससे व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता और जो सामूहिक विभिन्न समूहों की जो पहचान है वो सुरक्षित रह सके। इससे क्या फायदा हुआ, सभी व्यक्तियां हैं, सभी जो व्यक्ति हैं उनकी जो स्वतंत्रता है वो भी बनी रहे, और जो समूह है, अलग अलग प्रकार के जो समूह है उनकी पहचान है वो भी बनी रहे। जो लेस्की है उनके द्वारा जो बहुलवादी जो सिद्धांत है उसको राज्य के एक आवश्यक लेकिन सीमित इकाई के रूप में जाना। मतलब जो जेक लेस्की है उन्होंने जो बहुलवादी जो सिद्धांत है उसके बारे में राज्य को क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन एक सीमित इकाई के रूप में माना। जो राज्य की बहुलतावादी प्रकृति को पहचानता, उन्होंने क्या बताया, बहुलतावादी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य किसी एक चीज से नहीं मिलकर बना है बल्कि समाज के अलग अलग पहलुओं से मिलकर बना है, जिसमें परिवार, चर्च, धर्म, ट्रेड यूनियंस और व्यापारिक संगठन है वो सारे मिलकर क्या करते हैं आपके सामने, एक राज्य का निर्माण करते हैं। साथ के साथ उन्होंने समूह है कि जो अलग अलग जो समूह बताए इनके साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी उन्होंने बात की है। तो इस समय आपके सामने जब जेएस लेस्की आए तब आपके सामने जो लोकतंत्र वो अपने नन्हे नन्हे कदम रखना शुरू हो चुका था, और उस समय इन्होंने अपने विचार रखे थे। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा प्रश्न। अब अपन बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की तरफ। हेन्ना एरेंट का टोटलिज्म का जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे आपके सामने कि हेमा एरेंट का जो टोटलिज्म का सिद्धांत है वो क्या था। अब उनके टोटलिज्म सिद्धांत की बात करें हेमा एरेंट के। हेमा एरेंट आपके सामने एक प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिक थी, है ना। मतलब उनका जो राजनीतिक विचार थे वो एक तो आपके सामने बहुत ही समृद्धशाली राजनीतिक विचार है। उन्होंने अपने जो राजनीतिक विचार हैं द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म में सर्वाधिकारवाद की बात की। मतलब इन्होंने, देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा टोटलिज्म, कहीं ना कहीं आपके सामने राजनीति की बात है। राजनीति में अगर सर्वाधिकारवाद आ जाए, सर्वाधिकारवाद मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही संस्था है, उसके पास सारी शक्तियां हैं, उसी ने सबको नियंत्रित कर रखा है, कहीं ना कहीं उसकी बात हो रही है। आपको इस बात से ये कुछ ना कुछ पता चल रहा है। आपके सामने अगर ये बात सामने आए तो आपको यही पता चलेगा कहीं ना कहीं आपके सामने यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कोई ना कोई एक सत्ता, एक शक्ति की बात हो रही है राजनीति में। उन्होंने इस चीज पे गहरा विश्लेषण किया। उन्होंने पारंपरिक तानाशाही और जो निरंकुश सत्ता है उसका एक मौलिक रूप से भिन्न राजनीतिक व्यवस्था माना। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र और जो तानाशाही होता है उसके निरंकुश सत्ता होती है, जो एक निरंकुश सत्ता होती है उसका क्या स्वरूप होता है, मतलब लोकतंत्र और जो तानाशाही में क्या अंतर होता है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बात किया। तानाशाही है पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने लोकतंत्र का एक जो विकृत आपके सामने एक समाज दिखाई पड़ता है उसके बारे में इन्होंने बात की। पहला पॉइंट है इसके अंदर इन्होंने किसकी बात की, अकेलेपन और अलगाववाद पे आधारित था। एरेंट के अनुसार, जो हेमा एरेंट है, उन्होंने क्या बताया, सर्वाधिकारवाद समाज में व्यक्तियों के अकेलेपन और अलगाववाद का फायदा उठाता है। मतलब इन्होंने किस चीज की बात की,
हेमा अरेंट ने किस चीज की बात की कि जो सर्वाधिकारवाद होता है आपके सामने, वो समाज में जो व्यक्ति होते हैं उनके अकेलेपन व अलगाववाद का फायदा उठाता है, जहां लोग पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक संरचना से कटे हुए महसूस करते हैं। मतलब कोई भी तानाशाही आती है वो सबसे पहले क्या करती है, जैसे जर्मनी में तानाशाही आई तो एडोल्फ हिटलर ने लोगों को क्या दिलासा दी, उन्होंने यही कहा कि मैं ही आपका क्या हूं, आपके सामने। उस समय क्या था, बहुत ज्यादा गरीबी देखने को मिल रही थी जर्मनी में, गृह युद्ध देखने को मिल रहा था, जो पुराने सत्ता थी उससे लोग क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। उन्होंने क्या, पुरानी जो सत्ता है उन्होंने जो जर्मनी के लोगों को क्या कर दिया था, बिल्कुल मतलब गरीबी, बेरोजगारी, सब कुछ चरम सीमा पर चल रही थी। तब एक व्यक्ति निकल कर आता है जिसका नाम होता है एडोल्फ हिटलर, और वो लोगों को क्या कहता है, लोगों को विश्वास दिलाता है कि मैं ही आपका सेना नायक हूं और मैं क्या कर सकता हूं, आपका विकास कर सकता हूं, मैं आपकी जो ये इस समय की जो स्थिति है इसको पूर्ण रूप से बदल कर रख दूंगा। समझ में आया। और उसने जब वो आया तो उसने वो कुछ कुछ चीजें ऐसी करके भी दिखाई कि जनता को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ये हमारा वसीहा यही व्यक्ति है। जब आपके समाज में लोकतांत्रिक परंपराएं खत्म होंगी तो याद रखना इस बात को, यही चीजें आपको विश्वास दिलाया जाएगा कि मैं आपका मसीहा हूं। और इस मसीहा बनने में वो देशभक्ति की बात करेगा और धर्म को सबसे आगे रखेगा। धर्म समाज का कोई एक वर्ग को पकड़ेगा जो पहले से कटा हुआ होगा, जो खुद को अलग महसूस करेगा। आपको डराया जाएगा कि आपका धर्म खतरे में है, आपका देश खतरे में है, आपका जो समाज में जो स्थिति दिखाई दे रही है ये कुछ उन लोगों के वजह से है, और आपको क्या करना है, उन लोगों से आपको मुक्ति प्राप्त करनी है। और वो मुक्ति कौन दिलाएगा, हमारी सरकार या सत्ता दिलाएगी या मैं दिलाऊंगा आपको। समझ में आ गया। तो हेमा अरेंट ने यही बताया कि अकेलेपन का जो फायदा उठाते हैं ये लोग, आपके सामने तानाशाही लाने वाले लोग, जो क्या करते हैं, समाज के उन लोगों को टारगेट करते हैं जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या है, कटे हुए हैं आपके सामने, जिनको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिले हैं। अगला पॉइंट है, आतंकवाद और विचारधारा के दो स्तंभ होते हैं। ये क्या करते हैं आपके सामने, अब कैसे कैसे तानाशाही आएंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा। पहला, आतंक। यह न केवल व्यक्तियों को बल्कि सभी नागरिकों को नियंत्रित करने को लगातार भय दिखाने का व्यवस्था साधन है। जो व्यक्ति आपके सामने तानाशाही लेकर आएगा वो आपके सामने पहले किन को टारगेट करेगा, अच्छे से समझा। पहला पड़ाव क्या है, वो उन लोगों को टारगेट करेगा जो आपके सामने, जिनका ज्यादा विकास नहीं हुआ, जो राजनीतिक रूप से पहले उनके अंदर विचारधारा अलग अलग होने की विचारधारा है, जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से कटे हुए हैं, वो पुरानी सरकारों से क्या है, वो पीड़ित हो चुके हैं। पहला तरीका, उनको क्या करेगा, उनको टारगेट करना करेगा। अब कैसे टारगेट करेगा, उनको डर दिखाएगा। क्या डर दिखाएगी वो सरकार, कि जो विरोधी है ना, जो उनको क्या करेगा, सभी नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए लगातार भय दिखाया जाएगा कि आपको ना, जो आपका पड़ोसी देश है वो आपको नियंत्रित कर लेगा, है ना। देशभक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पर, कि आपका धर्म खतरे में है, आपका देश खतरे में है, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति खतरे में है, आपका समाज कुल खतरे में है, इस प्रकार की चीज दिखाई जाएगी। और उसके आसपास आपका एक ऐसा वातावरण बना दिया जाएगा, वैसे आपके सामने झूठे प्रोपेगेंडा चलाए जाएंगे, झूठी चीजें दिखाई जाएंगी कि आपको लगेगा कि सही में सब कुछ खतरे में है। यह राज्य की सत्ता को असीमित व अप्रत्याशित प्रयोग है। और इसमें क्या दिखाई पड़ता है, यहाँ पर जो सत्ता है, लोगों की जो सत्ता है उसका असीमित व अप्रत्याशित प्रयोग दिखाई पड़ता है। फिर आपके सामने क्या करेंगे, आपके सामने जो पहले तो लोगों को डरा कर रखेंगे, फिर क्या करेंगे, एक विचारधारा आप पे उत्पन्न करेंगे। डरा हुआ व्यक्ति आपके सामने, भाई डरे हुए व्यक्ति को आप कोई भी बात बता दो वो मान जाएगा, आपके सामने मान जाता है ना। तो यही दिखाते हैं। फिर आपके सामने क्या करेंगे, ये एक समग्र विश्व दृष्टि है जो एक जीवन के हर पहलू को समझती बल्कि एक भविष्य की भविष्यवाणी करती है। मतलब ये क्या बताएंगे आपको, इस तरीके से बताएंगे कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, आपका धर्म सबसे अच्छा है, आपकी नस्ल सबसे अच्छी है, आपका देश सबसे अच्छा है। आपको एक झूठी उम्मीद दी जाएगी, आपको एक झूठी परिकल्पनाओं में डाल दिया जाएगा, आपको एक झूठी विचारधारा आपके ऊपर थोप दी जाएगी कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, आप दुनिया में भविष्य में सबसे अच्छे बनने वाले हो, सबसे श्रेष्ठ बनने वाले हो। जैसे जर्मनी में नाजीवाद की नक्सली सर्वश्रेष्ठता, साम्यवाद व ऐतिहासिक नीतिवाद की कहा। मतलब उन्होंने क्या बताया, जो नाजीवाद है, हिटलर ने क्या कहा कि नाजी जो लोग है वो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, चाहे वास्तविकता थी या नहीं थी। लोगों को पहले डराया उन्होंने यहूदियों के खिलाफ कि यहूदी आपका क्या करेंगे, आपका नुकसान कर देंगे, आपको नुकसान पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले डराया और फिर उनको विश्वास दिलाया, उन्हीं लोगों को, डरे हुए लोगों को, कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। समझ में आ गया। ये विचारधारा सभी तत्वों अनुभव से परे होती है। और जो ये विचारधारा होती है इस प्रकार की, इसमें कोई तथ्य नहीं होंगे, कोई अनुभव नहीं होगा, बस आपको परिकल्पनाओं पे, झूठी विचारधाराओं में फंसाकर आपका शोषण करना शुरू कर देंगे अब धीरे धीरे लोग।
फिर क्या करे जाएगा, अच्छे से समझना, डरा हुआ लोग क्या हो चुका है, अब उसको विश्वास मिल चुका है कि यही व्यक्ति है ना, यही व्यक्ति जो आपको क्या कर रहा है, विश्वास दिला रहा है कि तुम कुछ कर सकते हो। अब कोई व्यक्ति है जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर कोई आदमी भूखे हुए आदमी को अगर आपने रोटी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको मसीहा मानने लग जाएगा। यही बात है, वो डरा हुआ व्यक्ति था, उसको पहले उसको क्या क्या, वो पीड़ित व्यक्ति था, उसको आपने थोड़ी सांत्वना दी, फिर उसको डराया कि देखो तुम उस व्यक्ति की वजह से पीड़ित हो, और फिर आपको क्या करोगे, तुम उसका विरोध करो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम सर्वसाती हो। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस व्यक्ति में विश्वास आ जाएगा और वो व्यक्ति उसको क्या करने लग जाएगा, उस जो विचारधारा उसको मानना शुरू कर देगा। फिर अगला पॉइंट है व्यक्ति का पूर्ण विलय। सर्वाधिकारवाद की जो शासन की व्यक्ति की स्वतंत्रता, पहचान व स्वायत्ता को पूर्ण स्वीकार कर देती है। अब क्या कहता है, जो सर्वाधिकारवाद, जो तानाशाही लोग क्या करते हैं, अब यहां पर आपकी पहचान नहीं रह जाती है। जैसे लोकतंत्र में हर व्यक्ति की मौलिक पहचान है, आप अपनी सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हो, आप भारत के प्रधानमंत्री को डांट सकते हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल सकते हो, आप अपने आपसे शक्तिशाली कोई संस्था है उसके खिलाफ आप बोल सकते हो कि इन्होंने गलत काम किया, इन्होंने सही काम किया, बोल सकते हो ना। आपके कुछ मौलिक अधिकार हैं, उनका संरक्षण हमारा संविधान करता है। लेकिन तानाशाही में ऐसा नहीं होता है, आपके कोई मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, आप जिस समुदाय के हो बस आपके उसी के अधिकार है। अगर आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया, अगर आपको वो चीज अच्छे लग रही है नहीं लग रही है, सरकार ने जो नियम बनाया, अगर आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो चाहे आप समूह से होगे, आपको क्या कर दिया जाएगा, देश विरोधी बोलकर आपको क्या कर दिया जाएगा, देश से निकाल दिया जाएगा, या फिर आपको देशद्रोही बोला जाएगा। तो यही इसी चीज को क्या कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी खुद की स्वतंत्रता और पहचान वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। और ये क्या करती है, किसमें हो जाती है, एक बड़े अप्रतिभेद्य जन समूह का हिसाब हो जाती है। और अब आपके सिर्फ आपके मौलिक अधिकार नहीं, पूरे समूह के मौलिक अधिकार है। जैसे नाजी लोग हैं, कोई भी नियम होता था वो पूरे नाजियों के लिए होता था। अगर आप नाजी लोग हैं उनके खिलाफ अगर आप नाजी होते हुए भी बोल देते थे तो आपको क्या हो जाता था, आपका देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था। आपको समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एनिमी। ऑब्जेक्टिव एनिमी क्या होती है, एक व्यवस्था व काल्पनिक वास्तविक शत्रु बना दिया जाता है। वो क्या करते हैं, आपके सामने जो तानाशाही में जो लोग आते हैं वो एक काल्पनिक शत्रु बनाएंगे आपके सामने। जैसे आपको कहेंगे कि आपका धर्म खतरे में है, क्या आपका धर्म खतरे में है, आप उन्हीं धर्म अलग धर्मों के लोगों के साथ आप भी रहते होंगे, अपनी क्लास में बैठते होंगे, आप समाज में रहते होंगे, कभी आपको लगा कि आपको उन लोगों से खतरा है, नहीं होगा। शायद आप जिस जो परिवहन करते हो तो आप शायद उन्हीं की बाइक पर बैठ के आए होंगे, वो आपके सामने जो बस को चला रहा था, जो गाड़ी को चला रहा था, वो भी आपके सामने और दूसरे धर्म से हो सकता है। लेकिन आपको बार बार ये बताया जाएगा आपका धर्म खतरे में है, आपका कुल खतरे में है, आपका वंश खतरे में है, आपका ये जो नस्ल है वो खतरे में है, आपका देश खतरे में है। इस प्रकार का क्या काल्पनिक शत्रु बनाए जाएंगे आपको, जो वास्तविक नहीं होगा। जिसमें जो नाजी हैं, जो नाजियों के लिए यहूदी व स्टोनियों के लिए वर्ग शत्रु, जैसे जो जर्मनी में जो नाजियों को जो नस्ल होती थी, नाजी हैं जो लोग वहां पर हुआ करते थे, उनको बताया कि यहूदी तुम्हारे क्या है, जो आपके लिए खतरा है, इनसे तुम्हें बचकर रहना लगा। इटली में जो स्टेलिन है उसने क्या कहा, वर्ग जो ये तुम्हारा वर्ग है वो तुम्हें शत्रु बना हुआ है। तो इस प्रकार के वो काल्पनिक शत्रुओं का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो आपके सामने उनको वो, और इस प्रकार से वो खुद को दिखाती है सरकार कि मैं ही आपको इन शत्रुओं से बचा सकती हूँ, ताकि उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। अगले वाला पॉइंट है कानून विहीनता और अप्रत्यक्षता। यह किसी भी स्थापित कानून व नैतिक मापदंड से ऊपर कार्य करता है। अगर अपन बात करें आपके सामने जो ये जो कानून विहीनता दिखाई पड़ती है, इसमें क्या होता है, आपके सामने कोई भी प्रकार के जो कानून है वो नहीं लागू होता है। पूर्ण रूप से कानून है आपके सामने, जो नैतिक मापदंड है आपके सामने वो कार्य करते हैं, जिससे कोई भी कार्रवाई अप्रत्याशित व मनमानी मानी जाती है। मतलब इसमें क्या माना जाता है कि कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है वो अप्रत्याशित व मनमानी है। एरेंट ने सर्वाधिकारवाद के माध्यम से मानव इतिहास का एक नया व भयावह राजनीतिक रूप बताया। उन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो एमा एरेंट है, इन्होंने सर्वाधिकारवाद के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि समाज में जो ये राजनीति का एक नया व भयावह रूप आया है, ये जो कौन से तानाशाही है, लोकतंत्र का एक खतरनाक रूप है तानाशाही, उसके बारे में उन्होंने हर चीज को खोल के रख दी, किस तरीके से एक लोकतंत्र से कैसे एक लोकतंत्र आपके सामने तानाशाही की तरफ बढ़ता है। मुझे आपको पता, आप भी राजनीति के विद्यार्थी हो, आपको भी हर चीज अच्छे से समझ में आएगी। यह है हेमा एरेंट का टोटलिज्म का सिद्धांत। कैसा लगा आप जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।